चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 7। लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हम लोग ने पढ़ा हुआ था एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग जिसके एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट पी होगा तो उसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उसका एक फॉर्मूला बनाया था हम लोग ने। और हम लोग ने वेरीफाई भी कर लिया था कि जो पहले हम लोग ने थ्योरी में पढ़ा था कि सेंटर पर क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्मली चार्जिंग पे जीरो होती है, वो चीज हमने फॉर्मूले में भी चेक कर लिया कि काम कर रहा था। हमने एक्स की वैल्यू जीरो पुट करी, यानी इस पॉइंट पी को जो एक्स दूरी पर है सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर उसको ले आया और यहाँ रख दिया, यानी एक्स की वैल्यू जीरो कर दी। जब ये जीरो हुआ यानी कि सीधी सीधी बात है कि जो थ्योरी में पढ़ा था कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, वो चीज अगर गलत होती तो यहाँ पर जब पॉइंट पी को ला करके यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ पर जीरो नहीं आता, लेकिन जीरो आ गया था, यानी कि हमने वेरीफाई कर लिया। तो हमने कंसेप्ट भी पढ़ लिया और उसका एप्लीकेशन भी करके देख लिया। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी दो टॉपिक और इसमें पढ़ने हैं, इसी का ही स्टडी है। इसमें अब कह रहे हैं कि अगर हम क्या करें कि इस रिंग को हम कुछ एक पोर्शन, एक पाई कट करके निकाल लें। मान लो इस तरीके से एक हमने एक हिस्सा ऐसे कट करके निकाल लिया, तो ये क्या बनाएगा, एक आर्क को जन्म देगा, है ना। आर्क के बारे में सबको पता है। आर्क को सरल भाषा में कहते हैं जो एक केक होता है बर्थडे में कट करते हैं, उसका एक पीस कट कर निकालोगे तो क्या निकलेगा, वही आर्क होता है, उसको पाई भी कहते हैं ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसको लिखिए यहाँ पर। एक पॉइंट हो गया, दूसरा लिखिए सेगमेंट ऑफ रिंग। हेडिंग क्या है, सेगमेंट ऑफ रिंग। रिंग का एक छोटा सा हिस्सा, है ना। तो जो आपका सेगमेंट होगा वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा इस तरीके से, कर्व, है ना। और उस पर वही चार्ज होगा जो रिंग के ऊपर चार्ज था, और उसका सेंटर वही रहेगा कि बदल जाएगा, सेंटर वही रहेगा, और सेंटर की जो दूरी है वो अभी भी सेम रहेगी, क्योंकि बात सीधी सीधी सी है कि ये उसी सर्कल या उसी रिंग का पार्ट है ना। तो उसका सेंटर और ये वही रहेगा। अगर ये जो एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल जो ये बना रहा है आर्क, ये एंगल अगर अल्फा है, ठीक है, तो अगर इसका बाइसेक्टर बनाएंगे तो वी विल गेट अल्फा बाई 2, है ना। बाइसेक्टर मतलब बीच में से कट कर देना ना। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर आर्क एट द सेंटर, है ना। तो ई ओ इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला लिखिए। देखिए इफ लैम्डा टेकिंग लैम्डा एज, बताओ, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ सेगमेंट या फिर आर्क, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2k लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी आर, ये 2 नहीं रहेगा इस पर, आर साइन ऑफ अल्फा बाई, ये फॉर्मूला, ठीक है। इफ यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट लैम्डा, तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। अच्छा, लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट विल बी आर्क लेंथ ना, है ना। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है भैया, आर्क लेंथ बराबर क्या होगा बताओ, रेडियस इनटू थीटा। और थीटा क्या है इस केस में, अल्फा। कितना एंगल बना रहा है ये आर्क, तो ये फॉर्मूला है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ लैम्डे का फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या हो जाएगा भाई, Q अपॉन आर अल्फा, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट में कर दिया और ये मेरा फॉर्मूला बन गया, ठीक बेटा। अगर हम इसी को आगे एक्सटेंड करें इस टॉपिक को, तो क्या बनेगा। अब किसी ने कह दिया ये जो आर्क है ये तुम्हारा सेमी सर्कल बन गया, तो सेमी सर्कल जानते हो ना, रिंग को आधा कट कर देना, तो ये लिखेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग, है ना, सेमी सर्कुलर
रिंग, उस केस में क्या होगा, इसके भी सब केसेस हैं, दो केसेस हैं इसके। तो पहला वाला केस जिसमें एक ही चार्ज को लिया गया, ये हो जाएगा, दिस विल बिकम E at center will be 2k lambda upon r। मैं कोई प्रूफ नहीं करा रहा क्योंकि प्रूफ हमें करना ही नहीं है, तो हम बस केसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम सारी वैल्यू, अगर हम चार्ज की वैल्यू पुट कर दें, सब कुछ कर दें, तो इस केस में लैम्डा क्या हो जाएगा। इससे पहले डायग्राम तो बना लो, डायग्राम नहीं बनाया मैंने, मैं पहले ना एक सेपरेटिंग लाइन बना देता हूँ ताकि आप मिक्स ना करो। ये ऊपर का अलग है, नीचे देखो जो चल रहा है केस, इसमें जो डायग्राम बनता दिखेगा तुम्हें वो कुछ इस प्रकार से होगा। अब ये सेमी सर्कुलर है, इसका ये रहा तुम्हारा सेंटर, ठीक है, और चार्ज हो गया इस प्रकार से बेटा, ठीक है। दिस इज योर रेडियस, दिस इज योर रेडियस, है ना, डायमीटर होता है सेमी सर्कल में। तो इस केस में देखो, इसलिए कोई साइन का कंपोनेंट नहीं आया, सिर्फ 2k लैम्डा अपॉन आर आ गया। तो लैम्डा लिखना भी होगा तो इतना तो पता है ना क्या होता है लैम्डा का फॉर्मूला, जो टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। इस केस में लेंथ क्या है, 2πr/2, है ना। अरे 2πr पूरे सर्कल का होता है, 2πr को आधा करेंगे तब तो πr ही मिलेगा ना। तो मैंने इसको बाई 2 करें या 2 हटा दूं, समझाने के लिए लिखा था बस मैंने, हो जाएगा πr, ठीक है ना, क्लियर है। तो अब अगर हम सारी वैल्यूज को ओपन कर दें, एक्सपैंड कर दें, तो हो जाएगा 2 के, क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा 1/4πε0, है ना। तो ये 4 है तो 2 2 जा 4 होके क्या हो जाएगा, अरे यार चलो लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ, है ना, ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। और क्या है यहाँ पर, के तो हो गया, लैम्डा क्या हो जाएगा, क्यू, है ना, अपॉन पाई इंटू आर। तो एक आर ऑलरेडी था, एक आर वो आ गया आर स्क्वायर, और एक पाई ये है, एक पाई हो, तो ये पाई का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये देखो आर इंटू आर, मैं बस समझाने के लिए मिटा दूंगा मैं बाद में। तो द फाइनल फॉर्मूला लुक्स लाइक दिस, 2 2 जा 4, तो q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही तो आ रहा है, लिख डालो, ये फॉर्मूला है। तो ये तुम्हारा सेंटर पर, याद रखना हम लोग सेंटर पर निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों सही हैं फॉर्मूले, बस उनको अलग अलग तरीके से लिखा गया। इसी का दूसरा भाई भी है, एक बी है, उसमें क्या करेंगे बदमाशी, उसमें क्या करेंगे कि हम जो डायग्राम बनाएंगे ना, जैसे ये हमारी रिंग है सेमी सर्कुलर, इसमें आधी रिंग पर पॉजिटिव दे देंगे और आधी रिंग पर नेगेटिव दे देंगे, आधे पर पॉजिटिव दे देंगे और आधे पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसमें ध्यान से देखना, इन दिस सिनारियो अगर कोई छोटा सा टुकड़ा लोगे तो यहाँ तो आउटवर्ड होगा, लेकिन अगर इधर लोगे तो वो इनवर्ड होगा, और रिजल्टेंट कहाँ हो रहा होगा, नीचे की तरफ आ रहा होगा। किसी एक टुकड़े को लेकर के आइडिया लो। देखो इसमें देखो जरा समझा रहा हूँ, मतलब जरूरत नहीं है, फॉर्मूला है यूज कर लोगे, लेकिन फिर भी नॉलेज तो होना चाहिए। अगर इसमें देखोगे तो जैसे मान लो ये टुकड़ा ले लिया, तो इसकी वजह से क्या इधर की तरफ आ रहा है, इधर एक टुकड़ा ले लो, इसकी वजह से क्या आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है। द रिजल्टेंट कम्स टूवर्ड दिस लाइन ना, ओवरऑल अज्यूमिंग कर, ऐसे ही रैंडम अजम्पशन लेके चल रहे हैं, बाहर की तरफ ही तो होगा रिजल्टेंट। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं होता दिख रहा है। इसको ध्यान से अगर थोड़ा सा भी डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे, मैं कोई डेरिवेशन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बेसिक आइडिया लेने की बात कर रहा हूँ, कि अगर हम एक बेसिक आइडिया में लेके चलें, एक एलिमेंट ये ले लिया तो ये रहा इसका, ये आउटवर्ड हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इस वजह से, और एक एलिमेंट मैंने ये ले लिया, ये निगेटिव है तो कहाँ आएगा, इधर। तो रिजल्टेंट इज कमिंग दिस ना, समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, इस केस को अलग से आपको लिखना है, इसमें फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, वेरी सिंपल, वी डोंट नीड टू डिराइव एनीथिंग, जो बता रहा हूँ वो लिख लो, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी व्हाट, लिखिए लिखिए, q अपॉन पाई स्क्वायर द फॉर्मूला बिकम्स व्हाट, लिखिए q अपॉन पाई स्क्वायर, मतलब सिर्फ ये 2 वाला टर्म है ना, यू हैव टू रिमूव दैट, q अपॉन पाई स्क्वायर, सॉरी एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, वेरी सिंपल।
एंड द चार्ज, मैंने वो लिखा नहीं, जितना चार्ज ऊपर है उतना ही चार्ज, ठीक है ये, ओके। चलिए भाई आगे बढ़े। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना केसेस पढ़ाना था पढ़ा दिया मैंने। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स देन गॉस लॉ। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हैं ना, ये कहते हैं इन्फिनिटली चार्ज वायर की वजह से निकालो, ये सब ना, ये सब हट गया है। इसका वही फॉर्मूला वही आएगा जो हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पढ़ेंगे। तो डेरिवेशन करना नहीं है, तो एक ही बार पढ़ेंगे सेम टॉपिक, उसको एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पढ़ लेंगे। चलिए भाई देखिए, ये है तुम्हारा इक्वी पोटेंशियल। देखो इसमें अगर ध्यान से देखो, इक्वी का मतलब क्या होता है, इसको ब्रेक करके पढ़ना ही सबसे अच्छा होता है। इक्वी मतलब इक्वल से बना इक्वी, इक्वल से बना इक्वी, तो इक्वल वैल्यू की बात हो रही है। पोटेंशियल सबको पता है, पोटेंशियल माने वी, है ना। और ये 10th का फॉर्मूला याद है, V इज इक्वल टू जो वर्क डन बाय बैटरी टू मूव अ चार्ज Q थ्रू आउट अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ A, ये इसकी लंबाई है ना, और ये रहा इसका लेंथ, और ये रहा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है टर्मिनल A1 टू A2। और बैटरी क्या वर्क कर रही है, बैटरी ऐसे लगी हुई है, बैटरी एक चार्ज को, Q चार्ज को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए जो वर्क करती है उसको डिवाइड कर देंगे जिस चार्ज को उसने मूव कराया, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो यानी कि ये भी हमें पता है कि ये सब करंट की बेसिक आइडिया होना चाहिए, नहीं तो ये समझ नहीं पाओगे कि अगर A1 से A2 तक जाना है तो देयर शुड बी सम पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं उसको, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको लिखते कैसे हैं, अगर किसी ने ऐसे डिफरेंशियल रटी होगी वी ए बी, ए और बी के बीच में, है ना, तो कहते थे वी ए माइनस वी बी कर दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा तभी चार्ज मूव करेगा। तो कहते हैं करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। व्हाट इज लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल, एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज रिप्रेजेंटिंग हायर पोटेंशियल। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करना, है ना। तो ये दिख भी रहा है कि बैटरी का ये टर्मिनल पॉजिटिव, इसको ये पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहा है, इसको ये सब रिवीजन करा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक पूरा इसी पर आधारित है। तो अगर मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो W इज इक्वल टू क्यू वी ए माइनस, जब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा तब भैया A से B की तरफ जाएगा, है ना, और जब नेगेटिव देगा तो B से A की तरफ आएगा, है ना, वेरी सिंपल। तो कह रहे हैं कि वर्क डन बाय बैटरी ये हो गया, ठीक। ये सारी चीजें जब तुमने पढ़ ली तो अब तुम हेडिंग से ही तुम्हें आंसर आ गया। कह रहे हैं कि देखो हेडिंग कह रहे हैं इक्वी माने इक्वल, पोटेंशियल तुम्हें पहचानवा ही दिया मैंने वापस से, है ना। तो कह रहे हैं इक्वल पोटेंशियल। अब मैं हेडिंग को तोड़ करके सीधे आंसर बता रहा हूं, ऐसा सरफेस जिस पर इक्वल पोटेंशियल, खत्म। कोई भी ऐसा सरफेस जिस पर किसी भी पॉइंट पर जाएं हमें पोटेंशियल सी मिले तो वो कहलाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो नहीं कहलाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समझ में आ रहा है। तो व्हाइट स्पॉट रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट पोटेंशियल एट डिफरेंट सरफेस, एंड ग्रीन वाले जो सर्कल्स हैं दैट इज रिप्रेजेंटिंग इक्वल पोटेंशियल एट सेम सरफेस। तभी उनको सेम कह रहा हूं जब उनके पोटेंशियल्स इक्वल हैं। ये जो सरफेस है ये इमेजिनरी सरफेस है। ये क्या है, इमेजिनरी। ये कहीं ऐसा कुछ बनता नहीं है, फिजिकली आप उसको देख वेख नहीं सकते हैं। मतलब लेकिन एक अच्छी बात पता है हमें कि सर हम वो तो नहीं देख सकते लेकिन ए और बी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ करते हैं। क्या उनको लोकेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि अगर इसका एक्सपेरिमेंट सर करना है तो कैसे करेंगे, मैंने कहा एक पेपर ले लो, मैंने कहा एक पेपर ले लो, एक सरफेस हो गया, इस पर ढेर सारे ब्लैक स्पॉट्स बना दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। और अब इसको एक बॉक्स के अंदर एक चार्ज रख दो और इसको उसके ऊपर ऐसे रख दो, ढक दो। तो अंदर से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, सारी की सारी बराबर दूरी पर अप्रोक्सीमेटली हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। तो दैट विल क्रिएट इट एज अ, क्या हो जाएगा, इक्वी पोटेंशियल। नहीं समझ में आया ये क्या आपने लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि मैंने एक बात नहीं बताई ना तुम्हें, दैट इज देयर इज अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड
इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई इसलिए, जो कि आने वाला टॉपिक है, ठीक है। तब आपको ये बात नहीं आया वो भी समझ में, तो मैं कहता हूं कुछ नहीं आता तो तुम ये समझ लो कि कुछ भी ऐसा हुआ जिससे कि सरफेस के ऊपर हर जगह पर एक ही पोटेंशियल था। जब तुम वोल्ट मीटर लेकर के चेक कर रहे हो, हर जगह एक ही पोटेंशियल तुमको देखने को मिल रहा है। ये कैसे करेंगे सर? वोल्ट मीटर तो दो टर्मिनल के बीच में काम करता है, तो मैंने कहा यार एक इधर सरफेस है, एक इधर सरफेस है, एक इधर लगा लो, एक इधर लगा लो, इनके बीच में एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो मतलब किसी भी तरीके से आपको बस ये अज्यूम करना है, यू हैव टू अज्यूम दैट कि द पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स सच दैट द वर्क डन इज 0। तो वर्क डन का फॉर्मूला ये मैंने शायद अभी तुमको बताया है ना। क्यू का नेचर में मत जाओ, पॉजिटिव भी ले सकते हो, निगेटिव भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास ये वाला सिनेरियो होना चाहिए ना। तो अगर मैं ये चेक करता हूं, इनका डिफरेंस अगर 0 आ जाए तो बाहर कुछ भी लिखा हुआ है, द वर्क डन विल बी ऑलवेज, इज इट ओके? अब थोड़ा ये पढ़ लो, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट दोज हैव इक्वल पोटेंशियल। कह रहे हैं लोकस, ये लोस्कस लिखा हुआ है, ये दिस इज लोकस ना, लोकस ऑफ पॉइंट्स दोज हैव इक्वल पोटेंशियल। मैंने फिर से भी बोला कि सरफेस ऐसा कुछ होता नहीं है, हम सारे पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर पोटेंशियल बराबर होता है, उन सारे पॉइंट्स को जोड़ देते हैं तो ये सरफेस बन जाता है। तो लोकस का मतलब क्या होता है? सर्कल क्या है? सर्कल क्या है बताओ? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। कहने भैया एक कॉमन बिंदु था, उससे हमने बराबर दूरी पर ढेर सारे पॉइंट बना दिए, ढेर सारे पॉइंट बना दिए, और उन सारे पॉइंट्स को जब जोड़ा तो हमको मिल गया एक, समझ में आया? कोई भी शेप जो तुम बनाते हो वो एक लोकस होता है, कुछ एक कंडीशन सारे पॉइंट्स के बीच में होती है, जब सब फॉलो करते हैं तो उन सारे पॉइंट को जोड़ोगे तो तुमको एक फिगर देखने को। इसी प्रकार से हमने ढेर सारे पॉइंट ढूंढे जिनका पोटेंशियल सेम था, फिर उनको जोड़ दिया तो ये सरफेस जैसा कुछ हमको दिखने, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ गया? दिस इज लोकस, ठीक, वही लिखा हुआ। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वी नो दिस फॉर्मूला ऑलरेडी। अगर ये माइनस अंदर लेके जाएंगे तो द फॉर्मूला बिकम्स अगेन VA माइनस, जो अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है। वर्क डन विल बी 0 ओनली if VA is equal to VB taking Q is not equal to Q 0 मान लोगे तब तो गलत बात हो जाएगी ना, Q को हम 0 नहीं मान रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये 0 कब होगा? लिख दिया, तभी होगा जब V और VB बराबर हो जाए, तभी तो ये 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास करती है ऐसे सरफेस से, वो हमेशा 90 डिग्री पर होकर के गुजरती है, ठीक है। आगे, पोटेंशियल ऑन ऑल पॉइंट ऑफ सरफेस S1 इज सेम, सिमिलरली द पोटेंशियल ऑन ऑल पॉइंट ऑन सरफेस S2 इज सेम, बट देखो ध्यान से, ये यही हाईलाइट है, पोटेंशियल ऑन S1 एंड S2 इज नॉट सेम। इसीलिए मैंने ये इतना बढ़िया सर्कल बनाया और मैंने कहा व्हाइट वाला रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट पोटेंशियल और ग्रीन रिप्रेजेंट करता है सेम पोटेंशियल, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई इस पर अगर आप जितने बनाएंगे इनका पोटेंशियल सेम आएगा, लेकिन S1 S2 दो अलग अलग सरफेस पर पोटेंशियल सेम होगा, ये बात नहीं कह रहे हैं। तभी मैंने क्या ज्ञान दिया था, ये पेपर है, एक इधर सरफेस है, एक इधर सरफेस, मैंने कभी नहीं कहा ये दोनों सरफेस का पोटेंशियल सेम है। तुमने कहा नहीं पोटेंशियल डिफरेंस आता है मुझे तो इसलिए मैंने कहा एक इधर लगा लेना, एक इधर लगा लेना, दोनों के बीच में तुमको एक कांस्टेंट डिफरेंस देखने को। ये कैसे मिलेगा? जब तुम्हारा यहाँ का पोटेंशियल मान लो V2 है और यहाँ पर, तभी तो V1 माइनस किसी भी पॉइंट पे लगाऊंगा तो हर जगह V1 होगा, हर जगह, तो ये कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा डिफरेंस, इस तरीके से, ठीक है। प्रैक्टिकल फिजिक्स है ये। चले भाई, अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है गॉस लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहते हैं रोल अदा करेगा, ये आगे के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे वाला टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम एक देखो इतना प्यारा फिगर है, इसीलिए मैं सारे फिगर्स लेकर के आया हूं ताकि तुम्हें विजुअलाइज हो जाए। एक चार्ज ले लिया, ये कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज, जो कि स्फेरिकल होता है ना, स्फीयर की तरह होता है। तो मैंने कहा भी था उस दिन की हर दिशा में रेडियली क्या करेगा, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोपगेट करेगा,
तो ये कर क्या रहा है, हमने क्या किया, एक पॉइंट बी ले लिया, एक पॉइंट सी ले लिया, और सबको हमने लोकेट कर दिया। हमने कहा पॉइंट बी की जो दूरी है वो r1 है ना, मैग्नीट्यूड की बात करो, एंड पॉइंट सी की दूरी कितनी यहां पे दिया गया है, कितनी है। अच्छा नोटिस करो, ये पॉइंट बी और यहां पर एक नया पॉइंट बना दूं, ये दोनों बराबर दूरी पर हैं क्या, r1 दूरी पर आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे इतना प्यारा फिगर है, तुम्हें स्फीयर नहीं दिख रहा, और मैंने फिर एक यहां बना दिया, ये भी कितनी दूरी पर होगा, यहां बना दूं, ये भी कितनी दूरी पर होगा। क्लियर हो गई ये बात। तो कहना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, जो वर्क डन करेगा, कौन करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलो तुम्हें एक फॉर्मूला तो आता ही होगा, कुछ नहीं याद होगा तो मैंने सिखाया भी था, E is equal to F upon Q नॉट, इफ यू रिमेम्बर इट प्रॉपरली, है ना, KQ upon R स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था वहां से। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने एक टेस्ट चार्ज ले लिया, मैंने क्या ले लिया, टेस्ट चार्ज, तो ध्यान से देखना, वर्क का फॉर्मूला, ये 9th क्लास है, मैं कोई 12th की बात नहीं कर रहा हूँ, 9th क्लास से मैं ये फॉर्मूले बना दे रहा हूं, ध्यान से देख लेना। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू दूरी, जिसको कुछ नहीं आता वो इतना तो कर ही लेगा, कर लोगे ना। चलो जरा फोर्स का फॉर्मूला बताओ सर, के Q1 Q2 अपॉन दूरी कितनी है सर, आर ही दूरी है, तो क्या करें, ये आर स्क्वायर हो गया, ये आर हो गया। अब ये बताओ एक आर कटेगा कि नहीं कटेगा, तो पहले तो वर्क का फॉर्मूला देख लो भैया कैसा दिख रहा होगा, Q1 Q2 अपॉन आर, ये नया फॉर्मूला लो भाई, तुमको दे दिया मैंने, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना वर्क करेगा ये निकालना हो तो हमारे लिए एक फॉर्मूला मैंने बना के तुम्हें दे दिया है, ताकि आप बाद में कंप्लेन ना करें, ठीक है। जरा बताओ मुझे Q1 क्या है सर, Q1 तो Q है, Q2 क्या लेंगे सर, आपने ही सिखाया था कि जिस भी पॉइंट पर देखना है वहां पर आप टेस्ट चार्ज को बैठाते आए, हमेशा से यही करते आए, तो हम भी यही करेंगे, जो सीखा है वही तो अप्लाई करोगे, है ना। तो मैंने ऐसे ही ले लिया, मैंने कहा यार अगर मुझे वर्क डन निकालना है किसके ऊपर भैया, Q नॉट, ठीक है, तो फॉर्मूला ये बनाया हुआ है, तो कर दो, एक हो गया Q और एक हो गया बेचारा जिसके ऊपर लग रहा है, अपॉन जो उसकी दूरी है वो दूरी कितनी, R1, है ना। अच्छा दूसरे वाले पॉइंट ये सी पर भी वही रहेगा, टेस्ट चार्ज ही रखेंगे ना हर जगह, तो अभी भी चार्ज ये वही है, ये वाला चार्ज वही है, लेकिन दूरी बदल गई, R2 हो गई। तो ये फॉर्मूला क्यों पहचान नहीं पा रहे हैं भाई हम। हाँ भाई, क्लियर है कि नहीं। बी से सी, ए बी में जीरो क्यों है, क्योंकि ए तुम्हारा ये रहा R1 दूरी पर, है ना। तो इसमें देखोगे ध्यान से कि न्यूमरेटर इज कॉमन इन ऑल द फॉर्मूले, है ना, ओनली डिनोमिनेटर इज चेंजिंग। तो मैं कह दूं कि भाई वर्क डन एट बी एंड वर्क डन एट ए, द डिस्टेंस इज इक्वल, डिस्टेंस नहीं बोलना पसंद है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, स्ट्रेट लाइन ही तो होती है ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर के क्यू और क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 1/r1 माइनस 1/r1, दैट इज गिविंग यू 0। तो वर्क डन ऑन ए इक्वी पोटेंशियल पे जो बोला गया है वो क्या आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका रीजन क्या है, पोटेंशियल इज सी। बिना पोटेंशियल के मैंने प्रूफ कर दिया, बिना पोटेंशियल के मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। एक फॉर्मूला पीछे पढ़ाया, दूसरा फॉर्मूला तुम्हारे सामने। अब इसमें करके देखो, इसमें क्यों नहीं हो सकता जीरो सर, क्योंकि सर यहां पर ये क्यू नॉट की दूरी R1 है और यहां पर ये दूरी कितनी है। तो मैं ये फॉर्मूला आपने जो पढ़ाया इससे कर रहा हूं, लेकिन इससे ये हो नहीं रहा, है ना। चेंज का मतलब होता है भाई फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, इज इट ओके, समझ गए। तो इस तरीके से हमने B2C निकाल लिया। क्या हो गया, कोई दिक्कत हो रही, नहीं आराम से देख लो, ये फॉर्मूले में वैल्यू भी पुट कर लो। अब हम बहुत तेज नहीं पढ़ा रहे हैं, हम ये मान चल रहे हैं जो पढ़ाना है यही सीखना है तुम्हें। ये करके जरा दिखाओ मुझे वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये बार बार समझा रहा हूं कि ये इसलिए माइनस साइन आता है, बिकॉज ये माइनस अंदर ले जाओ, होगा क्या, जब तुम B2C लिखोगे तो तुम पहले B लिख दोगे, फिर माइनस C लिख दोगे, C की वैल्यू और B की वैल्यू, तो पहले C करना है तो माइनस कॉमन लोगे, तभी WB माइनस WC करोगे, हाँ। इससे कोई दिक्कत की बात नहीं होती है।
तो आपको पता है कि R2 इज ग्रेटर एंड R1 इज लेसर, तो ये वाली वैल्यू छोटी आएगी, ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी। देखो अंत में फिर से पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई ये छोटी वैल्यू होगी हमेशा, ये बड़ी वैल्यू जब डिनोमिनेटर बढ़ता है, न्यूमरेटर कॉमन है, तुम बाहर ले लो तो 1/4 माइनस 1/2, पता है ना, ये बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से घटाओगे तो निगेटिव आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाना है, तो प्लस ही होना है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ जाएं, समझ में आ गया क्या? चलो अब निगेटिव में क्या होगा सर? निगेटिव में उल्टा हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पलट जाएगी। इट विल बी इनवर्ट फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंट सरफेस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज ये क्या होगा? बाहर की तरफ होगा, है ना, ये तो पता है भी, हम लोग को पहले से ही पता है। आगे देखिए सिलिंड्रिकल क्या होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्या कर दिया, एक रॉड ले ली, रॉड के ऊपर मैंने सारे चार्जेस सरफेस पर बैठा दिए, तो सरफेस बैठा दिए तो हर सरफेस पर अपना अपना एक डायरेक्शन फिक्स कर दिया, सारा सर्कुलर है ना, तो ये भी रेडियली आउटवर्ड निकले कि नहीं निकलेगी, इस तरीके से ये आगे भी आ रही होगी, है ना, तो ये किसी प्रकार से इसी चीज को वो बड़ा करता जाएगा, सिलिंड्रिकल फॉर्म में वो आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। तो मैं यहां से अगर एक परपेंडिकुलर दूरी लूं तो यहाँ पर एक दूरी में R1 ले लेता हूँ और एक दूरी में ले लेता हूँ दूसरा इससे बड़ा सिलेंडर बनाता हूँ जिसका रेडियस R2 है, ये रेडियस है ना इसका। तो यानी कि इस वाले दूरी पर अगर मैं दोनों साइड पर ले लेता हूँ, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, तो क्या दोनों पर जो इफेक्ट है वो अलग अलग होगा क्या? नहीं, द वर्क डन विल बी सेम, सो द वर्क डन विल बी ऑलवेज जीरो। तो कहेंगे ये कैसा है भाई? सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंट सरफेस, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। अगर मुझे ए से बी जाना है या बी से ए आना है तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस इन पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई एक ही सरफेस पर कितने भी पॉइंट है उनको अगर एक दूसरे के आसपास जाना है या ट्रैवल करना है तो कोई वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दे आर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, जब उनको एक सरफेस दूसरे सरफेस जाना होगा तभी देयर इज अ वर्क वहां पे करना पड़ेगा, जो उनकी नॉन जीरो होगा। अभी हम लोग ने पीछे करके देखा, ठीक है। चलें आगे बढ़े। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज लार्ज कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग शीट। अब कह रहे हैं कि भाई अब वायर भी हटाओ। अब कह रहे हैं एक शीट ले ली हमने, ये पेपर है ना, इस तरीके से हमने इसके ऊपर ढेर सारे चार्ज इकट्ठा कर दिए। अब ये चार्ज क्या करेगा, ये आगे की तरफ एक डायरेक्शन में हो जाएगा ना, और जब दोनों तरफ कर देंगे, जब दोनों तरफ अगर हम ये पूरी शीट ली मैंने, इधर भी चार्ज दे दिया इधर भी चार्ज दे दिया, दोनों तरफ से फील्ड लाइन निकलने लगेगी। आगे चल के इसको पढ़ना है ना, इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, तो आप जानते रहिए कि इसमें क्या है। ये देखिए एक ही डायरेक्शन, यूनिट डायरेक्शन अगर हम एक सरफेस को करेंगे, क्योंकि एक शीट के पास दो सरफेस होते हैं, एक इधर और एक पीछे, तो अगर हमें पूरी शीट पूछा जाएगा तो दोनों सरफेस को इंक्लूड करना पड़ेगा और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा। देखो वो डायग्राम और ये डायग्राम, इसमें क्या है, बोथ साइड है ना, इधर और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो दोनों तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है इलेक्ट्रिकल, देखो 90 डिग्री पर होगा हमेशा। ठीक है, ये भी यहां पर भी देखो 90 डिग्री, जितनी भी लाइंस है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब इनके बीच की दूरी बराबर होगी, लाइंस के बीच का गैप क्या होगा, बराबर होगा, सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट विल बी सेम। तो जो अब नया सरफेस बनेगा, पिछली बार सिलेंडर बना था, इसके पहले स्फीयर बना था, अब जो सरफेस बन रहा है वो एक शीट की तरह आगे बढ़ रहा है। जैसे कि यही एक पेपर है, ये पेपर आगे ट्रैवल कर रहा है, और हर बार जब इस पेपर से परपेंडिकुलर दूरी पर कोई पॉइंट ढूंढेंगे, जैसे कि मैंने कहा ये था पेपर, यहां से एक परपेंडिकुलर R1 दूरी पर मैंने देखा, दूसरा यहां पर भी R1 दूरी पर देख रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम है, बिकॉज दे आर लाइंग ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस। बस आपको ये इमेजिन करना सीखना पड़ेगा कि भैया एक ऐसे ढेर सारी जो हमारे सामने की तरफ से आ रही है वो एक ट्रैवल कर रही है, एक आपकी शीट पेपर आगे की तरफ बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? वो इन फॉर्म ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसको कहते हैं प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ यू नो कि 3 टाइप ऑफ इक्विपोटेंशियल होता है। एक होता है स्फेरिकल जो कि पॉइंट चार्ज से बनेगा, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल जो कि एक लाइन चार्ज से बनेगा, है ना, एक वायर लूंगा उस पर अगर मैं चार्ज क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, उसको ऐसे रख दूंगा, तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रैवल करवाएगा, है ना। तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया, जिस पर अगर हम कोई भी एक फिक्स डिस्टेंस पे किसी भी डायरेक्शन में देखेंगे तो हमको सेम पोटेंशियल देखने को मिलेगा, वो सिलिंड्रिकल हो गया। और लास्ट क्या पढ़ा हम लोग ने, एक हमने पूरा ये है ना शीट ले ली, तो शीट में बोथ साइड दो ही सरफेस होते हैं,
तो दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल करेगी। यानी कि अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस पर अगर अलग अलग पॉइंट पर हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमें बराबर पोटेंशियल देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया तीन टाइप, उसको कहते हैं प्लेन इक्विपोटेंशियल। अब क्या पढ़ रहे हैं, देखो उसमें जो डाउट है वो यहाँ क्लियर हो जाएंगे। अब ये बता रहे हैं कि जो शीट है ना, शीट में ये परपेंडिकुलर, बार बार क्यों मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, बिकॉज एक शीट के एरिया को हम रिप्रेजेंट करने के लिए विद डायरेक्शन यूज करते हैं एरिया वेक्टर, जो कि हमने पहले वेक्टर में पढ़ा हुआ है। एरिया वेक्टर काम होता है भाई, एरिया मतलब किसी भी सरफेस का एरिया को रिप्रेजेंट करेगा प्लस डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो आपके पास दिख रहा होगा ये एक शीट बनी हुई है, इसमें दो ही वेक्टर पॉसिबल है, एक अपवर्ड और एक, है ना। तो ये दोनों जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट द डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर एंड इट इज मेकिंग 90 डिग्री विद द सरफेस। ये सरफेस से क्या करेगा, 90 डिग्री बनाएगा। बोथ वेक्टर्स विल मेक 90 डिग्री। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल। नॉर्मल वर्ड का मतलब बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, जो कि एरिया का यूनिट होता है। कंसीडर वन एरिया वेक्टर डायरेक्शन एज पॉजिटिव, और एक को क्या ले लेंगे, क्योंकि हमें ये जरूरी है समझना कि हम किसी भी एंगल पर, ये कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बढ़ा रहा हूं, है ना, ऐसे भी हो सकता है। एरिया वेक्टर ये हो गया और इसी के, अब हमें हमेशा इन दोनों को कंपैरिजन करना है एक दूसरे से, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक नेगेटिव हो गया। मान लो किसी ने शीट को एक ऐसे रख दिया, ना एक्स में है ना वाई में है, तो क्या हम एरिया वेक्टर के लिए कुछ नया ले आएंगे? नहीं, हमें सिर्फ एक को पॉजिटिव मानना है और एक को, समझ में आ रहा है? तो दो ही वेक्टर पॉसिबल होंगे किसी एक सरफेस पर, एक को आप पॉजिटिव मान लीजिए और एक को नेगेटिव मान लीजिए। सबसे आसान तरीका होता है पढ़ने का। चलें आगे बढ़े। अब यहां पर देखिए मैंने डिफरेंट सरफेस बनाए। देखो जो शेप डिफाइंड है ना उनको यूनिफॉर्म सरफेस कहते हैं, और जो नॉन यूनिफॉर्म मतलब देखो इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो, है ना, तो 2D सरफेस इनको कहते हैं, क्योंकि एक पेपर पर बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो इनमें क्या होगा, दो ही पॉसिबल एरिया वेक्टर होंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। शेप कैसा भी हो, ये बस एक ही वैल्यू क्या होगी, सरफेस एरिया और इसका भी सरफेस एरिया। ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो सकती है, दो ही। तो ओनली वन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ एन ओपन सरफेस इज कंसीडर्ड फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कह रहे हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन तब लेंगे जब किसी में क्वेश्चन में कहा जाएगा कि भाई हमें सिर्फ, मान लीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में इस शीट के कारण, ऐसे क्वेश्चन बना दे रहा हूं तुम्हारे सामने, इस शीट के कारण अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपगेट हो रही है, या फिर किसी फिक्स डिस्टेंस पर यहां पर मान लीजिए कह रहे हैं व्हाट इज द पोटेंशियल। तो ये लिखा भी है कि भाई पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हिसाब से हम एक लेंगे, नहीं तो हमेशा दो होती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सेंट्रिक चीजें हैं। 3D क्या होता है, स्फेरिकल पढ़ के आ रहे हो अभी ना, स्फेरिकल तो पढ़ लिया, आप वापस से आओ स्फेरिकल में एरिया वेक्टर क्या है। तो बेटा हमेशा याद रखना, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, कुछ नहीं, रेडियस, स्फीयर पढ़ना सबसे आसान काम है। आप क्या करो, रेडियस बनाओ, पहले बना लोगे रेडियस, इसी लाइन को आगे खींच दो, ठीक, और यहां पर एक टेंजेंट बना दो और ये 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा एरिया वेक्टर, किसी भी पॉइंट पर यहां बनाना है कोई बात नहीं, रेडियस बना लोगे, आगे खींच दो, टेंजेंट बना दो, ताकि आपको ये याद होना चाहिए सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, जो स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट होती है वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। ये सबसे अच्छा तरीका क्यों है, क्योंकि जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब जब सरफेस कर्व्ड होता है तो कर्व में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई एक ऐसा पॉइंट, ऐसा नहीं है कि ऐसे फ्लैट बना हुआ है कि हम सारे पॉइंट ले लेंगे, हमें एक ही पॉइंट मिलेगा हर एक पॉइंट पर, उसके बाद अगला पॉइंट बेंड हो जाएगा, कर्व है ना। तो एक पॉइंट को परपेंडिकुलर करने का तरीका तो सिर्फ एक ही है कि उसी पॉइंट पर टेंजेंट बना दूंगा। टेंजेंट बनाने से क्या हो जाएगा, ये लाइन किसी और अगल बगल के पॉइंट को नहीं टच करेगी और हम उसी पर इसको 90 डिग्री दिखा सकते हैं। एरिया वेक्टर हमेशा 90 डिग्री पर होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, रेडियस बनाइए, रेडियस के बाद टेंजेंट बनाइए और फिर आगे बढ़ा दीजिए, ये 90 डिग्री पर क्या बन गया तेरा। तुमने नोटिस किया होगा एरिया वेक्टर इज, जो मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सबकी यूनिक है। तो इसमें कैसे बन सकते हैं भैया, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन बन सकती है, तो अनंत एरिया वेक्टर बनाए जा सकते हैं। पता है आपको ये बात, एक पॉइंट ये रहा तुम्हारा सेंटर, अब ये इसका सरफेस है, तो इससे हम चाहे कितना भी पार्टीशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
तो ये भैया 3D है, इसमें हर पॉसिबल डायरेक्शन में आपका 3 डायरेक्शन जो है तुम्हारी एक्स वाई जेड, इसमें किसी भी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर निकल सकता है। तो ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ये क्या है, तो करें 3D ऑब्जेक्ट आप कुछ और लेके दिखाइए सर। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आपको पता है कि एक होता है तुम्हारा क्यूब या क्यूबॉइड ले लो तुम, कोई इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो मैंने कहा यार इसमें अगर कोई अंदर चार्ज रख दो तो क्या होगा, चार्ज हर डायरेक्शन में जाएगा। तो सरफेस के जो परपेंडिकुलर, हर एक सरफेस आप लो, आपके लिए चार्ज भी कठिन है। तो मैंने कहा यार 6 सरफेस होते हैं, हर सरफेस का सेंटर होगा, सरफेस का एरिया दिखाना है, तो तुम्हें पूरा पूरा 3D ऑब्जेक्ट क्यों देखना है, तुम क्या देखो, तुम सिर्फ सरफेस देखो। 6 सरफेस देखोगे तुम्हें कैसा दिखेगा, रेक्टेंगुलर दिखेगा या तो स्क्वायर दिखेगा। अरे क्यूब होगा तो स्क्वायर दिखेगा, और क्यूबॉइड होगा तो रेक्टेंगल दिखेगा। तो मैंने कहा यार ये तो और आसान काम है, यहां से आप, क्योंकि ये कोई टैंजेंट बनाने की जरूरत भी नहीं है, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइनें खींचते जाओ, तो तुम्हें आपको फटाफट एरिया वेक्टर कितने पॉसिबल है इसमें, 6 ज्यादा नहीं बन सकता, 6 सरफेस है ना, इसमें बनेगा। समझ गए, इसलिए देखो यार 6 बने हुए हैं, समझ गए। तो ये हो गया। तो ये यानी कि अब मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं, नोटिस कर रहा हूं, मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं कि 1 बनेगा कि 2 बनेगा कि 3 बनेगा। मैंने कहा ये सरफेस पे डिपेंड करेगा कि भाई 3D में जैसा सरफेस वैसे नंबर ऑफ। 2D में फायदा क्या था, सिर्फ 2 ही बनेंगे, 2D में सिर्फ 2 ही बनेंगे और कुछ टेंशन नहीं है। इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्लोज सरफेस, इसीलिए इसको कहा जाता है क्लोज सरफेस। The direction of area vector is always perpendicular to the surface, but the normal should be in outward direction। कह रहे हैं भैया क्लोज सरफेस में ध्यान रखना कि अब कोई इनवर्ड मत ले लेना, जितने होंगे सारे के सारे बाहर की तरफ जाएंगे, और जिस भी पॉइंट बनाओगे वो पॉइंट परपेंडिकुलर पॉइंट होना चाहिए। वेरी सिंपल। उन्होंने कहा कि अब एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तुम्हारी, ये कॉम्प्लेक्स जरूर है लेकिन अंदर की तरफ इसमें कुछ नहीं होगा, सब बाहर की तरफ ही, समझ गए। तो ये तुम्हारा हो गया। अब फ्लक्स क्या है, फ्लक्स के लिए ही इतनी मैथ हम लोग कर रहे थे इतनी देर से। मैंने एक क्यूब के अंदर कभी नोटिस करो, मैंने चार्ज बोल दिया था, फिर मैंने चार्ज को हटा दिया, क्योंकि हम लोग जो इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं एरिया वेक्टर बनाने की, हम लोग फ्लक्स के लिए ही कर रहे थे, और फ्लक्स ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारे गॉस लॉ के लिए, ठीक है। अब इस चैप्टर में अगर हम लोग पहला चैप्टर समराइज करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक बचे हुए हैं, दैट इज गॉस लॉ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं, गॉस लॉ हो गया, और बचा डाइपोल। बाकी सारे टॉपिक तुम्हारे कवर हो गए। जब हम गॉस लॉ पढ़ते हैं तो उसमें 3 केसेस पढ़ने होते हैं, 3 केसेस पढ़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सीख लेंगे तो हमारा ये चैप्टर खत्म, ठीक। अब इसके बाद क्या बचता है, बचता है रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक छोटा सा टॉपिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, एक दूसरा टॉपिक, ठीक है। ये सारे आसान हो सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़े तो। बेसिक वर्क 9th क्लास का आता है, तो एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, बात वही एक ही बात हो रही है, ठीक। वो भी आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से मिलके आएगा। वर्क पोटेंशियल पढ़ा है, कहते हैं कि जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव टाइम्स ऑफ द, जो चेंज इन वर्क है वो नेगेटिव टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल माइनस ऑफ यू, इफ यू रिमेंबर। मैंने कई बार पढ़ाया कि उसमें यू आई माइनस यू एफ करोगे, उल्टा करते हैं उसमें, है ना। तो वो छोटे मोटे फॉर्मूले पता है तो यू कैन इजिली टैकल दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स, ठीक। चैप्टर कॉम्प्लेक्स तब होता है जब हम पीछे की चीजें कुछ नहीं जानते हैं और हम चीजों को समझना नहीं चाहते, पहले से ही फोबिक हो रखे हैं कि नहीं 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 हो पाएगा, है ना, प्री एजम्पशन जिसको कहते हैं। तो प्री एजम्पशन करोगे चैप्टर कठिन है, नहीं तो आसान है। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन बड़े बड़े पैराग्राफिक होते हैं, बस आप उनको तोड़ना सीखिए कि 2 लाइन पढ़ूंगा उसका गिवन लिखूंगा, फिर अगला 2 पढ़ूंगा, फिर लिखूंगा, फिर करूंगा, फिर जो पॉसिबल फॉर्मूले वो लिखूंगा। ये इस तरीके से कहते हैं ना, ये आपको एकदम जाना पड़ेगा चौक बोर्ड पर कि बेसिक तरीके से पढ़ रहे हैं। जब आप वो पढ़ के अपनी, कहते हैं ना, बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बना लो, अगर नींव कमजोर है तो बिल्डिंग गिरना तय है। तो आप लोग की यही प्रॉब्लम है, वेरी एक्साइटेड, गूगल ओरिएंटेड और शॉर्टकट्स। आप बिल्डिंग तो खड़ी कर देते हो अपनी, लेकिन जैसे उसे प्रेशर आता है वो धड़ाम से गिर जाती है, बिकॉज आपके अंत में तो बेसिक नहीं है ना। जैसे ही आपसे गूगल छीन लेंगे, जैसे ही आपसे वीडियो छीन लेंगे, जैसे किताबें छीन लेंगे, नोट्स, वैसे ही आपका दिमाग खत्म। क्योंकि पढ़ने का एक हैबिट हो चुका है आज की जनरेशन का कि हम फोन रख के पढ़ेंगे, बिना फोन के पढ़ नहीं सकते। जरा सा कुछ समझ में नहीं आया तो किताब में नहीं जाएंगे, फोन में जाएंगे। तो गहराई तो है नहीं नॉलेज की,
जब गहराई किसी चीज में नहीं होती है तो ऊपर से जैसे ही धूल हटती है वैसे ही काम, ये प्रॉब्लम है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बेकार है या कुछ ऐसा है, कुछ नहीं, सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। सिर्फ सोच बदली है तो काम बदला है, आउटपुट बदला है। बच्चे तो वही है, टीचर भी वही है और पढ़ भी रहे हैं, ऐसा कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। लेकिन सिर्फ हम लोग थोड़ा, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हुई है वो बेकार है, होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। बस ये कह रहा हूँ कि प्रोग्रेस होती कैसे है जब आप डेवलपमेंट करते हो ना। जैसे स्मार्ट क्लास आ गई, मैं अभी भी लिख के ही पढ़ा रहा हूँ। इस पैनल के आने और ना आने से कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है, क्योंकि मेरे न्यूमेरिकल सॉल्व अभी भी नहीं हो रहे हैं। आपके न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, तो इस स्मार्ट पैनल का होना और ना होना कोई मतलब नहीं है, बल्कि और ज्यादा आलसी हो गया दिमाग कि जरा सा भी एफर्ट नहीं लगाएंगे। जैसे हम लोग क्या सोचते थे बहुत ज्यादा, टीचर ने क्या बोला, इमेजिनेशन स्किल्स को कहते हैं, जो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम सोचने पे मतलब पुश कर रहे हैं अपने दिमाग को, कोशिश कर रहे हैं कि यार क्या सर ने तो बता दिया कुछ ऐसा स्फेरिकल होगा, तो हम इमेजिन कर रहे हैं, दिमाग को थोड़ा सा फोर्स कर रहे हैं इमेजिन करने। अभी क्या है, गूगल करो यार फिगर कैसा दिखता है। तो अब एग्जामिनेशन हॉल में सडनली क्या होता है, उन 3 घंटों में ना फोन होता है और ना कोई वो होता है। सडनली आपसे ये एक्सपेक्ट करने लगे अगर हम कि आप इमेजिन करो, तो कैसे करोगे इमेजिन, जब तुमने पूरे साल भर ये हैबिट बनाई हुई है कि मुझे क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन विजुलाइज नहीं कर पाएंगे तो गूगल करेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो जब तुमने मेन जो उसका टास्क था, दैट इज योर इमेजिनेशन स्किल, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देखना चाहते हैं, वो तुम्हारे पास है नहीं। और तुम सिर्फ फॉर्मूला, और तुम्हें पहले से मैं बता दूं बेटा ये फॉर्मूला लगेगा, तुम वैल्यू पुट करके डिवाइड और मल्टीप्लाई करके सोचते हो कि तुम तेज हो गए। तो तुम्हारी पूरी पढ़ाई की प्रॉब्लम ही यही है, यही पूरी जनरेशन की प्रॉब्लम है इस समय। 90% बच्चा ये कहता है कि सर क्लास में तो आता है, घर पे नहीं आता। भाई घर पे कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम तुम्हारे लिए वो इमेजिनेशन वाला काम कर रहे हैं जो तुम्हें करना है। और कोई टीचर बुरा नहीं बनना चाहता, ये दूसरी बड़ी बात है। किसी को बताना नहीं है, सही काम करेंगे तो नुकसान ही नुकसान है। समझ में आ रहा है? तो ये जो तुम लोग सोचते हो ना फिजिक्स डिफिकल्ट, जब मैं ऐसे कैसे हो जाता है कि जब मैं बताता हूँ समझ में, अरे कुछ नहीं है, तुम्हारा इमेजिनेशन मैं कर रहा हूँ, सीधी बात है। तुम्हारी उंगली पकड़ पकड़ के देखो, ये ऐसे हो रहा है, ये लाइन ऐसे जा रही है, तो ये काम मेरा है, ये मैं समझता हूं। लेकिन घर पे जाकर के तुम्हारा जो काम है वो तुम नहीं करो, दैट इज रिवाइज, कि मुझे ये फिर से अपने से बना के देख लेना चाहिए। सर ने तो ऐसे ऐसे कर दिया, हमने नोट्स पे छाप लिया, लेकिन घर पे जाकर के अगर हम ये जो हम फिगर बनाते रहते, इतने फिगर होने के बाद मैं फिगर बनाता हूँ, नोटिस करो कभी, नोटिस ये पढ़ाई इतने दिन से कर रहे हो, इतने फिगर बने होते हैं, जरूरत नहीं होती तब भी मैं बना के दिखाता हूँ, ताकि आप जाकर के अगर ओवर राइटिंग करोगे तो वो तुम्हारा फिगर हो जाएगा कि हमने वो फिगर बना लिया। नाउ वी हैव अंडरस्टैंडिंग रिंग कैसे काम करती है। ये भी यूनिफॉर्म चॉइस पढ़ाया मैंने रिंग, अभी पूछ दूं तो आपका उसमें भी दिमाग नहीं चलेगा, जबकि मैंने बना करके अभी जस्ट दिखाया। तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं नोट्स में लिख करके पढ़ाया हूं, लेकिन किसी ने जाकर के उस टॉपिक 4-5 स्लाइड भी अगर मैंने लिखी होगी और सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो भी लिखा नहीं है किसी ने कि लिख करके दोबारा दो बार खुद से देख लेते हैं। छापना नोट बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बिना देखे लिखने की बात कर रहा हूँ कि लेट्स सी कि मुझे कितना आता है। तो पढ़ना एक पूरा प्रोसेस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसा सिरप बना दें आप पी लें। चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो बेटा, आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो इसलिए आपको लग रहा है आसान है। अभी ये पेपर हुआ था, फुल सिलेबस जब आएगा, असली एग्जाम तो फुल सिलेबस होता है ना, उसमें कोई भी टॉपिक कहीं से भी आ जाएगा। तुम अपने दिमाग को बेवकूफ बना रहे हो कि भैया 4 स्लाइडें 10 स्लाइडें हमको आती है, कोई चैप्टर हमको आता है तो हमारी फिजिक्स अच्छी है। पूरा अगर सिलेबस ध्यान से देखो तो इतने ढेर सारे टॉपिक्स हैं, अब उसमें से कोई भी टॉपिक पूछूंगा मैं बीच में से और तुमको एक साथ बताना है। तुम इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तुम ये कह नहीं सकते कि नहीं मैं तो बस 2 ही चैप्टर पढ़ के आया हूं। एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए अपने दिमाग को थोड़ा सा सीरियस करो। टॉपिक्स आएंगे, टॉपिक्स चले जाएंगे, अगला चैप्टर आ जाएगा, किसी में तुमको समझ में आएगा, किसी में नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम्हें सच में कुछ करना है तो तुम्हें थोड़ा पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा, तभी आएगा। नहीं तो ये भैया इंग्लिश की क्लास नहीं है, हम ट्रांसलेट करके समझा जरूर देंगे लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे। चलो ये देखो, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें कह रहे हैं, फ्लक्स पढ़ाने से पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने से पहले एक बेसिक बात करते हैं। आपने 11th में पढ़ा था ना, वो पानी फ्लो करता है, पानी फ्लो करता है कि नहीं करता है? पानी है तो वो फ्लो करेगा ही, है ना, पाइप के अंदर देख रहे हो। अब मैंने ये पाइप की जो चौड़ाई है बढ़ा दी, हम एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, याद आ रहा है कुछ कुछ दबाते थे, है ना। तो यहां पर v कोई वेलोसिटी नहीं है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है।
दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। ओके, इसमें क्या होगा सर, लाइनें थोड़ी बढ़ जाएंगी और क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, समझ में आ रहा है? देखो, इट इज अ फ्लो ऑफ क्वांटिटी, देखो क्वांटिटी थ्रू एन एरिया, है ना, नॉर्मल टू इट। कह रहे हैं कि यही जो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया, मैं इसको आसान भाषा में बोल रहा हूं। अभी बताओ मुझे कितनी लाइनें हैं, 4 है, इसमें कितनी है, 6 है, 5 है, 5 है, ज्यादा है कि नहीं है, ज्यादा है। तो तुम बताओ इसमें नंबर ऑफ लाइन ज्यादा है या ये क्वांटिटी ऑफ फ्लो ज्यादा है कि इसमें क्वांटिटी ऑफ फ्लो ज्यादा है? ए में क्वांटिटी ऑफ फ्लो ज्यादा है, A2 में, ठीक है। इसमें बताओ कंपेयर करो इन तीनों को, सबसे ज्यादा किसमें है, यानी वी नो दैट कि क्वांटिटी बढ़ रही है ना। मैंने इसीलिए इसको वेलोसिटी नहीं बोला, ताकि तुम लोग ये ना कहने लगो सर घट जाएगा, वो पाइप वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है, हमें सिर्फ क्वांटिटी फोकस करना है, कितनी संख्या है, देख रहे हो। तो अच्छा, मैं कहता हूं ये फ्लक्स इन संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है, तो बताओ इसमें या इसमें या इसमें किसमें फ्लक्स सबसे ज्यादा है, समझ गए? तो कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ध्यान सुनना, फ्लक्स एक संख्या है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है? कह रहे हैं कि सर वो नंबर जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन, कितनी फील्ड की लाइनें गुजरी, और कंडीशन बोल दी कि वो 90 डिग्री पर होनी चाहिए हमारे सरफेस से। अगर आप इनकी काउंटिंग ले लोगे तो यही तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समझ गए? तो यहीं से कह रहे हैं फॉर लिक्विड द ग्रेटर द वेलोसिटी द मोर विल बी द फ्लक्स, सिमिलर द ग्रेटर द एरिया द मोर विल बी द, दो बातें कह रहे हैं। या तो पानी की बात कर रहे हैं, या तो कह रहे हैं पानी में फ्लक्स का मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा भाई, जितना ज्यादा इसकी v की वैल्यू बढ़ाएंगे, और हमने एरिया फिक्स कर दिया, तो जब v की वैल्यू बढ़ाओगे तो ज्यादा जल्दी जल्दी पानी निकलेगा, तो इस तरीके से क्वांटिटी बढ़ा ली। और इन दिस सिनेरियो या तो तुम एरिया बढ़ा लो, v मत बदलो, एरिया बढ़ा लो, एरिया बढ़ाओगे तब भी क्वांटिटी। तो हमें इसमें से सिर्फ जो कंसेप्ट सीखना है, दैट इज आवर क्वांटिटी का फंडा होना चाहिए, है ना। तो ये क्या, इट गिव्स एन आइडिया, एक आइडिया मिल गया तुमको, एनर्जी क्रॉसिंग एन एरिया, और आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ, देखो ये मेरा जो मेन काम की चीज है ना, कि नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग, बताओ नॉर्मल, नॉर्मल देख रहे हो, यही हमारे काम का है, वो जो मैंने यहां बनाया अभी, ठीक है। तो फ्लक्स ऑफ लिक्विड क्या है इस केस में, तो v इंटू ए कर देंगे, ठीक, ध्यान देखना बेटा, अभी बदल दूंगा। v गिव्स अस डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन, और जिस रेट पर आ रहा है इंटू एरिया कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक। अब v को रिप्लेस कौन करता है, इस पर आएंगे, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसमें पढ़ा दूंगा। अब इसको बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होगा, v को किसने रिप्लेस कर दिया, e ने, द फॉर्मूला बिकम्स व्हाट, e। समझ में आ गया फटाफट? तो फाई का फॉर्मूला क्या बन गया, ये। बट सर ये दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आप बार बार बोल रहे हो कि फ्लक्स इज रिप्रेजेंटिंग ओनली अ नंबर, नंबर मींस मैग्नीट्यूड, अ क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स ओनली मैग्नीट्यूड, एक ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, उसको कभी वेक्टर नहीं कह सकते। कह सकते हैं क्या? तो यानी कि आपको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा सच दैट मेरा आंसर हमेशा स्केलर आए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट इज डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐसा मल्टीप्लाई करो सच दैट आंसर स्केलर मिले। द फॉर्मूला बिकम्स व्हाट, देखो मुझे क्यों नहीं पढ़ाना पड़ता, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इतने अच्छे से मैंने आप लोगों को नॉलेज दे रखी है कि आपको बस मुझे दिखाना है। वेक्टर में पढ़ाया था, इसलिए मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं है ना, तुम्हें जरूरत है, तुम भी इतना टेंशन ना लो, तुमने अपने बेसिक्स अच्छे रखे, इसका फायदा लो, है ना। तो अब सर ये थीटा आपने बोल दिया, तो ये थीटा आ गया तो फॉर्मूला तो बदल गया, तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और ये रहा मेरा सरफेस बेटा, है ना, इससे होके गुजरेगी, तो गुजरेगी तब भी तो इसकी डायरेक्शन यही रहेगी, बदल जाएगी, सेम रहेगी ना। अच्छा एरिया वेक्टर बनाना होगा तो तुम क्या बनाओगे, अगर मैंने कहा इस डायरेक्शन में हमको जाना है, इस डायरेक्शन का एरिया वेक्टर चाहिए, तो एरिया वेक्टर क्या होगा सर, यही तो बनेगा। अच्छा फिर इसको 2-3 लाइनें बना के दिखाओ, ठीक है दिख रहा है, तो मुझे बताओ क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं? सर एरिया वेक्टर से तो पैरेलल नहीं, सरफेस से परपेंडिकुलर, दोनों कंडीशन हमें सेटिस्फाई हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस से परपेंडिकुलर निकलना था, तो वो तो निकला, और एरिया वेक्टर के ऑटोमेटिक वो पैरेलल हो गया, क्योंकि एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो कहेंगे व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम फ्लक्स, कहेंगे थीटा इज
0। तो आंसर क्या आ जाएगा, EA cos दैट इज E। समझ में आया कुछ कुछ? देखो मैं ये नहीं देख रहा हूं कि यहां क्या लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मोर देन सफिशियंट है। ये पूरा मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और ये मुझे इनकी जरूरत नहीं है, ये इनको मेरी जरूरत होगी, है ना। ये जो भी है मैंने जो बताया इतने में तुम्हारा पूरा फ्लक्स हो गया, ठीक है। अब मैं सिखाने जा रहा हूं कि तब मिनिमम क्या होता है, व्हाट इज मिनिमम फ्लक्स, क्योंकि तुम इतनी मेहनत इसी के लिए कर रहे हो, ठीक। तो ये हो जाएगा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मेकिंग एंगल व्हाट 90 डिग्री, बिकॉज वी नो कि cos 90 पर ही 0 होता है, तो दिस विल बिकम व्हाट, तो फ्लक्स विल बी मिनिमम इन द सिनेरियो ऑफ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग, बेटा कितनी नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है। अच्छा जी, ठीक है। अब लेकिन सर ये कैसे पॉसिबल है, मैं कहूं कोई बात नहीं, तेरी ये रही डायग्राम, अगर तुझे बनाना है ये हो गया तेरा ये, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे पास करा दूं, एरिया वेक्टर यहां इंतजार ही करता रह गया और इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल गया, ये रहा मेरा एरिया वेक्टर, द एंगल इज 90। तो फ्लक्स लिंकेज विद द सरफेस विल बी 0, कोई फ्लक्स ही नहीं हुआ। फ्लक्स का मतलब था कि कितने लोग मेरे सरफेस से होके गुजरेंगे, और कैसे गुजरना है, परपेंडिकुलर। ये तो सरफेस के पहले निकल गए, तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या। तो ये इसका डायग्राम, ठीक है, इसका डायग्राम, ओके ठीक है। अब ये डायग्राम पे मेरा पूरा फोकस होने वाला है कि अब इन दोनों के बीच में अगर कोई वैल्यू हो, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, तो मतलब नॉन जीरो तो हो गया, तो ये कैसे घट रही है वैल्यू। तो मैंने दिखाया तुमको इतना अच्छा डायग्राम, आपको मैंने कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके सरफेस है, मैंने ये वही बता दिया था एरिया वेक्टर में कि हमें सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचनी होती है, ये सिखाया था। तो क्या एरिया वेक्टर समझाना है क्या मुझे दोबारा से, इज इट क्लियर और नॉट, दिस इज आवर एरिया वेक्टर एंड दिस इज द लाइन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आपको ये एंगल थीटा दिख रहा है। तो अब मैंने जो डिफिनीशन पढ़ाई है उसको अगर वापस से रिवाइज करें, हमें सिर्फ वही वाली लाइनें चाहिए जो कि इस लाइन के पैरेलल हो। नोटिस कर रहे हो तुम लोग, सरफेस के परपेंडिकुलर यानी एरिया वेक्टर के पैरेलल। तो E का एक कॉस कंपोनेंट बनेगा, दैट विल बी E cos थीटा, राइट, सही बोल रहा हूं। और एक बनेगा E sin थीटा, दैट विल बी ऑलवेज पैरेलल टू द, बेटा देखो जरा ऑनलाइन ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये दिख रहा भैया, ठीक है, ठीक। तो E sin थीटा विल बी व्हाट, पैरेलल टू द दिस। अगर ये, अरे थीटा ऊपर था यार, बता भी नहीं रहा, तुम लोग देख रहे हो, तुम पता है तुम लोग का चेहरा देख के पता जाता है कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। एंगल तुम लोग बस बोल नहीं पाते हो, पता है, अच्छी बात है। ये थीटा मैं यहां जूम कर लिया, ये ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा कॉस, है ना। वही मैं सोच रहा था कि मुझे 90 में छोड़ाना पड़ेगा क्या, तब तक मैंने देखा ये हो जाएगा तुम्हारा साइन। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, पकड़ना चाहिए तुम लोग को। तो देखो फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, E cos थीटा इंटू ए गिव्स यू 5। तो यही वाला फॉर्मूला कहीं लिखा होगा इसमें, नहीं लिखा गया इसमें कहीं, हम लिखवा देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला इन दिस सिनेरियो, इसे केस के क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 5 बिकम्स व्हाट, यही जनरल फॉर्मूला है, ये cos, ठीक है। अब इसमें थीटा वेरी करते जाओ, मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू तुमको, ये मैंने यही पढ़ाया है वैसे, है ना, ओके। अब इसको रीड कर दे, क्या है भाई, इट इज द मेजर ऑफ, देखो क्या लिखा है, मेजर ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग सरफेस परपेंडिकुलर टू इट या नॉर्मल टू इट, है ना। परपेंडिकुलर क्यों बोलता था कि तुम लोग को आसान लगे, यूनिट बनानी है तो क्या हो जाएगा भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बताओ इसका यूनिट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, खुद से निकाल सकते हो यार तुम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम्हें ऑलरेडी पता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी न्यूटन पर कूलम तो तुमको ऐसे ही पता है ना। और तुमको एरिया पता ही, मल्टीप्लाई क्या कर रहा हूं, एरिया इंटू एरिया इज इक्वल टू लो भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। प्रूफ हो गया, इतना आसान था। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ E, है ना बेटा, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब रट जाओ, कांस्टेंट ना। तो फाई इज इक्वल टू व्हाट, E डॉट ए, ठीक, एरिया वेक्टर बिकम्स दिस। नॉन यूनिफॉर्म के केस में यहां थोड़ा ध्यान देना, E की वैल्यू वेरी कर रही है, तो अब हमको इसको निकालने के लिए वी नीड दिस इंटीग्रेशन, क्योंकि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे छोटा छोटा एरिया लेना पड़ेगा। ये समझो जरा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। ये वाली बात मैं
किस पे पढ़ा दूं, रुको कुछ जुगाड़ करते हैं। मान लो ई इज नॉट कांस्टेंट, है ना, नॉट कांस्टेंट, तो बेटा मैंने ये कह दिया कि मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा कि मैं एरिया तो बराबर लूंगा लेकिन अलग अलग पॉइंट पर लूंगा ताकि मैं वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड को एडजस्ट कर सकूं। ठीक है ना भाई, डायरेक्शन सबका सेम था, कोई बात नहीं, है ना, सबका एरिया वेक्टर तो बन ही जाएगा आराम से। ठीक, सबका एरिया वेक्टर इज ओके, वो तो सेम चल रहा है। वेरिएशन किस में आ रहा है, ई। तो मैं इंटीग्रेशन का सिखाया था, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन, है ना। तो और मैंने ये भी सिखाया था कि वेक्टर में टेंशन लेनी नहीं है अगर डायरेक्शन सेम हो तो, है ना। तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम है कि नहीं है ना, और डीए का भी सेम आ रहा है, तो यानी कि इसको तो वेक्टर में रखना नहीं है। करेंगे क्या, तो टोटल फ्लक्स का एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, क्या करेंगे, इक्विवेलेंट लाइन होती है, इक्वल टू नहीं होता। फाई टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, जितने फ्लक्स तुम निकाल सकते हो वो सारे फ्लक्स तुम निकालो, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल एडिशन कर दो, क्या कर दो, ठीक है, समझ गए। तो वहां क्या कर रहे हो तुम, अगर ये सबकी वैल्यू सेम आ जाए या डिफरेंट आ जाए, यू विल इंटीग्रेट इट ना एट अ कांस्टेंट रेट। रेट कौन डिफाइन कर रहा है, एरिया। E will be changing, E1, E2, E3 and so on, सबको ऐड कर दोगे तो तुम्हें आंसर क्या मिल जाएगा, समझ गए। तो ये है फॉर गिवन फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको बेटा टेंशन नहीं लेनी, आपको यही करना होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सिलेबस में है लेकिन ऐसा आता होता नहीं है, आसानी आता है, सब कुछ आसानी आ रहा है तो काहे इतना टेंशन ले रहे हो, बस वही प्रैक्टिस कर लो। ठीक, अभी जो बताया ये सब लिखा हुआ है, एरिया A1 से देखो, A1 ये रहा, A2 ये रहा, और A3 देखो ये रहा। A3 पर कितना एंगल बनाया इसने, 90, है ना। तो ये मिनिमम वाला जो लिखा है ये देखो, ये फिगर यहां से मैच हो गया, ओके। तो A3 का क्या आ गया, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा A1 और A2 देखो, ये दोनों बस छोटे और बड़े हैं लेकिन एंगल इज अगेन 0 ओनली, दैट इज वाई यहां देखो cos 0 cos 0, E इंटू A1 E इंटू A2, ओके। चले भाई आगे बढ़े। अब ये कर्व सरफेस क्या है, इतनी कोई टेंशन नहीं लेनी तुमको, बस इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो क्या करना है, इंटीग्रेट। हमें फ्लक्स निकालना है, हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास ये कंट्रोल में नहीं रहेगा दैट इज डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे, इसको टुकड़ों में बांट देंगे, ठीक है। जैसे ही छोटा छोटा पैच ले लिया, इतना ही पैच हमने यहाँ ले लिया, दोनों का एक अच्छी बात है, दोनों का एरिया इज ओके सेम, ओनली द चेंज इज द डायरेक्शन। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसमें ये आ जाएगा, इसमें ये आ रहा है, किसी में सीधा आ जाएगा, समझ गए। तो हम इस तरीके से क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, जब क्वेश्चन करवाएंगे तब ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए फॉर्मूला, ठीक। तो फॉर कर्व्ड सरफेस द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर changes at every point on the surface, the electric flux through the surface found as phi is equal to E dot dA का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम सरफेस के रिस्पेक्ट में ये चीज चेंज करते रहेंगे। अभी मैं एक टेबल तुम्हें इसमें ऐड करके दूंगा जो इस पीपीटी में नहीं है, जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी परमानेंटली, ठीक। नेक्स्ट इज क्लोज सरफेस में क्या होगा, ये बड़ा ही प्यारा केस है, इसमें बड़ी अच्छे तरीके से समझो। क्लोज्ड का आसान बना दूं मैं, देखो ऐसे ले लो एक, आप ऐसे ही स्फेरिकल ले लो, चलो ये भी कठिन लगता है कुछ लोगों को, मैं इसका आसान एग्जांपल दे रहा हूं, तुरंत आएगा समझ में। सबसे अच्छा एग्जांपल होता है क्यूब या फिर क्यूबॉइड, ठीक। इज इट ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है। कितने सरफेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 एंड टॉप एंड बॉटम, ठीक है ना भाई, 6 होते हैं। इधर से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा रहा हूं, आप मुझे बताना, ठीक है, आप आराम से सोचना, सब बता दोगे। इस वाले केस में द एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस, रुको कलर चेंज करते हैं यार, मजा नहीं आएगा नहीं करने में। एरिया वेक्टर इसमें ये हो जाएगा, मैं ए वेक्टर ले लूं क्योंकि सबका एरिया बराबर होगा, और इस केस में एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, है ना। तो ये पॉजिटिव वाला हो गया और ये, ठीक ना बेटा, इधर ये भी ले सकते हैं ऐसे। अब मैं इस लाइन को आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप मुझे बताना एंगल कितना बन रहा है। एक लाइन और बना रहा हूं जो कि यहाँ, अरे बाप रे, अरे बाप रे, टेढ़ी हो जाती है लाइन, लाइन बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक। ओके, नाउ टेल मी, ये जो लाइन गई, आपका सरफेस का नाम देना पड़ेगा यार, ए बी सी डी। अब ऊपर वाले सरफेस का बताओ पहले, क्या इस सरफेस को ये इंटरसेक्ट कर रही है, यस और नो। अगर एंगल बनाना हो
तो कितना एंगल बना रहा होगा इसके एरिया वेक्टर से? ये एरिया वेक्टर ऑफ ए बी सी डी, लो आसान कर दिया। एरिया वेक्टर ऑफ ए बी सी डी से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना एंगल बना रही है? बताओ भाई, जल्दी बताओ, इतनी तो हो। सोचो ना, 0 बोल दो, 90 बोल दो, थीटा बोल दो, कुछ तो बोलोगे। है 0, कोई बात नहीं। कभी अगर ये समझना है, इस यहां से लाइन जा रही है ना, तुम एक इमेजिनरी लाइन ऐसे इसके पैरेलल बना लेना। बताओ कितना एंगल बन रहा है? 0 बन रहा है। समझ में आया? तो यानी यू नो दिस कि अब तुम्हें एक आइडिया हो गया कि अगर कभी मुझे इस तरीके के क्वेश्चन कोई पूछेगा तो मुझे करना क्या। ठीक है, तो तुम्हें पता चल गया कि भाई ए बी सी डी से तो भैया फ्लक्स लिंकेज 0, कैसे? cos 90 0 होता है। खत्म। चेक करते हैं, नीचे भी चेक करते हैं, है ना। ये सी डी हो गया, तो ये तेरा ई हो गया, ये एफ हो गया, और फिर ये जी और एच। नाउ टेल मी, ई एफ जी एच वाले केस में एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ, एरिया वेक्टर ऑफ ई एफ जी एच। नाउ टेल मी व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में कितना एंगल बन रहा होगा? ये भी क्या कर रहा है देखो, कभी नहीं आता तो ऐसे कर लो, एक लाइन बना लो, कितना बन रहा है? 90, है ना। यहां पर भी फ्लक्स क्या हो गया? 0। अब फ्रंट वाले का, है ना, अब मैं पेन रख के पढ़ाऊंगा कि इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ, क्योंकि अभी यहीं से कंफ्यूजन आएगा। अगर ऐसे एक लाइन है, यानी इमेजिन तो करना चाहिए सच में तो ऐसे, क्योंकि लाइन ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो 3D डायग्राम बनाया ना, एक्चुअल में तो बॉक्स सामने की तरफ होगा ना। तो ये एरिया वेक्टर हो गया इसका, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बन रहा है? कितना एंगल बन रहा है? दिख रहा है? अब यही पीछे की तरफ एरिया वेक्टर हो गया, कितना एंगल बन रहा है? यानी अगर मैं वर्ड बोलूं, एरिया वेक्टर ऑफ ए बी जी एफ will make 90 degree and the area vector of DCHE will make again 90 degree। तो यानी कि 4 सरफेस से तो फ्लक्स 0 हो गया, बचे सिर्फ 2 सरफेस। कौन कौन से? सर ADEF कितना एंगल बन रहा है? इन द केस ऑफ ADEF कितना एंगल बन रहा है? एरिया वेक्टर इधर की तरफ, पीछे की तरफ जा रहा है, ये इस तरीके से है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। बताओ कितना एंगल बन रहा है? 180, है ना। अपोजिट लाइंस क्या करती हैं? दो अपोजिट रेखाएं 180 डिग्री को, कैसे इनको जोड़ दीजिए, पूंछ से पूंछ को जोड़ दीजिए, तो एंगल क्या हो जाएगा? है ना, तो 180। वेरी गुड, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। और यहां कितना एंगल बन रहा है? यहां कितना एंगल बन रहा है एरिया वेक्टर ऐसे, है ना। तो वी विल से कि टोटल जो फ्लक्स का आपने फॉर्मूला पढ़ाया सर, यहां कितने लिखेंगे सर? हम लिखेंगे फाई, सबका नाम लिखो, ए बी सी डी प्लस फाई, इसके बाद वाला लिखो, कौन सा लें? कोई भी ले लो, अपने हिसाब से सब 6 लिखने हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? एफ जी एच ई, एफ जी एच प्लस फाई, फिर कौन सा पीछे वाला? डी सी एच ई, फिर कौन सा बच गया? ये वाला ए बी जी एफ, ए बी जी एफ, है ना। फिर बचे 2, फाई ए डी ई एफ, ए डी ई एफ प्लस फाई बी सी एच जी ना बेटा, ठीक ना, यही हो गया। अच्छा, इन चारों में क्या हो जाएगा? 0 लिखेंगे, सिंस थीटा इज 90 बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक। 4 का तो 0 हो गया सीधे। अब इसका लिखेंगे, अब यहां से फाई टोटल आगे बढ़ेंगे, यहां आ जाएगा तुम्हारा एरिया वेक्टर, और ये क्या, ई ए कॉस थीटा लिख दूं, ई ए कॉस 180, है ना, प्लस ई ए कॉस, इज इट ओके? तो ये क्या जाएगा? ये कॉस 180 क्या होता है? -1, तो माइनस ई ए प्लस, अरे सर ये तो 0 आ गया। कहोगे इतनी मेहनत करवाई और अंत में आंसर भी 0 लेकर के आए, तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, कभी कभी 0 भी हमारे बड़े काम का होता है 0 की गलत है, सही लिखा है गलत लिखा है, एक एक स्टेप तुमसे ही करवाया है ना, सब कुछ सही है ना। अरे 0 भी सही आंसर हो सकता है यार, तुम लोग तो ऐसा डाउट कर रहे हो जैसे लग रहा है गलत तुमने ही किया है, सब कुछ तुमने सही किया है ना।
ऑलवेज बिलीव इन योर मेथड, जो कंसेप्ट है उस पर पूरा पूरा भरोसा करो, जो आंसर आ रहा वही आंसर होगा, ठीक है। अब यही तो पढ़ाना था। तो कह रहे हैं फॉर क्लोज सरफेस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस कैन बी फाउंड एज बाय दिस फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला विल गिव यू व्हाट, अगर इफ चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड, अगर चार्ज कहां है, आउटसाइड है, या फिर जिसको समझ नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनकमिंग इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये कंडीशन है आउटगोइंग, तो इसमें भी जब चार्ज नहीं समझ में आ रहा है, जितनी नंबर ऑफ फील्ड आ रही है उतनी ही जा रही हैं। तो इनकमिंग वाली अगर पॉजिटिव तो आउटगोइंग नेगेटिव, और आउटगोइंग अगर पॉजिटिव तो इनकमिंग नेगेटिव। समझ में कुछ आ रहा है? तो यहीं से फ्लक्स आपका, यहां पे आपने 0 पढ़ा, बिल्कुल सही पढ़ा, कुछ गलत नहीं पढ़ा। आगे चल करके आप पढ़ोगे कि जब इसी चार्ज को अगर हम सरफेस के अंदर लेके चले जाएं, अरे ये तो वही रिपीट, ये पढ़ा दिया मैंने, इनसाइड अगर हमने प्लेस कर दिया तो ये फॉर्मूला यही है गॉस लॉ, ठीक है। लेकिन अगर आउटसाइड प्लेस कर देंगे तो ये क्या हो गया, बता दिया मैंने ना, क्यों टेंशन लेनी। देखो जिसको अभी भी टेंशन हो रही है, तो भाई ये देखो हमने यहाँ एक लाइन दिखाई है, देखो 1 2 3, 3 ये इनकमिंग और 3 ये आउटगोइंग। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ एक इनकमिंग इस पॉइंट पर है और उतनी ही एक यहां से निकल रही है, द एंगल विल बी चेंज्ड। तो इसमें अगर देख रहा होगा, ये नोटिस करो, ये क्या है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, कॉस तो निगेटिव है ना, निगेटिव फाई आ रहा है, और इधर पॉजिटिव, इनकी वैल्यू मल्टीप्लाई करने ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जितना इनकमिंग उतना ही, सिंपल कंसेप्ट है, ठीक। इसी प्रकार से यहां कर लो, यहां भी, और ये कर लो, तो टोटल क्या होगा, हमेशा 0, ठीक। तो ये 0 यहां लिखा हुआ है, ठीक। तो इनसाइड वाला ये जो केस पढ़ना है हम लोग को, यही है गॉस लॉ, कि अगर हम इस चार्ज को अंदर रख दे तो क्या होगा। अब ध्यान से देखना, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक। अब मैं इसका एक डायग्राम पढ़ाना चाहता हूं, ये यही पढ़ा दूं क्या, हाँ इसी पढ़ लो। अगर हम थीटा ले रहे हैं, तो अगर ये पॉजिटिव थीटा है ना, तो यहीं से देखो ये हर डायरेक्शन में क्या करेगा, आउटवर्ड 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 और आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। सब जगह आउटगोइंग है, कहीं इनकमिंग है क्या, तो सारे पॉजिटिव होंगे कि नहीं होंगे। तो सारे सरफेस डीए 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 ऐसे ले लूं, है ना, और सबको जोड़ूंगा, कभी ये 0 आएगा, आएगा क्या। तो एक ही केस है कि जब फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में 0 ना हो, दैट इज व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड। तो वो चार्ज को हम कहां रख दे, तो गॉस साहब ने इसी चीज को समराइज करके एक फॉर्मूला दिया, गॉस लॉ पे आते सीधे, तो उन्होंने कहा कि भाई क्लोज सरफेस में जो अंदर कितने भी चार्ज रखे हो, कहीं भी रखे हो, जो नेट टोटल आएगा तो वो करना आसान है। मान लो 2 कूलम एक जगह रखा है, एक जगह -2 कूलम, एक जगह 4 कूलम, तो नेट क्या हो गया, 4 ही कूलम तो हुआ, अरे 2 - 2 तो कैंसिल हो गया। तो कह रहे हैं यार जो भी नेट जो चार्ज है, जो फ्लक्स की वैल्यू होगी, वो क्यू नेट डिवाइड बाय जो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, तो कहते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन, इसी के बराबर होगी। चाहे तुम क्या करो, तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है ना E.dA, तुम उससे सॉल्व कर लो, तुम्हें सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। और ये जो तुमने बेटा फॉर्मूला देखा ना, सबने पढ़ा इसको फ्लक्स निकालने के लिए, लेकिन बदमाशी तो देखो सबकी, इस्तेमाल किया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ से निकालना बड़ा कठिन काम है, इंटीग्रेशन करो, ये करो वो करो। मैंने कहा यार अगर फ्लक्स पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, हम उसी का उल्टा इस्तेमाल कर लेंगे, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीए। एरिया अगर हमको पता होगी तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इसी कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यही पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो यहां पर कह रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी, जो कि फ्री स्पेस में क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट, और किसी और मीडियम में एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। फिगर बहुत अच्छे बने हुए हैं, सिंपल सिंपल देखो, क्या Q4 और Q5 पे से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या क्लोज बॉडी पे। अब तो पढ़ लिया ना, प्रूफ भी कर दिया, 2-3 बार करने की क्या जरूरत है, क्यों सर ये बाहर है, देखो ये क्या बाउंड्री के बाहर है,
तो किसके वजह से होगा, कहेंगे सर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के जो नेट चार्ज होगा और उतना ही उसी से जो फ्लक्स होगा, तो हम सबका निकालेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, ई नेट डॉट डी ए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट कैसे निकालते हैं सर, सबका इफेक्टिव आप निकाल लो, किसी एक पॉइंट को ले लिया, उसका एरिया ले लिया, अब अगला एरिया भी उतना ही लेंगे। तो इस तरीके से E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 और डॉट क्या है DA। तो हम जब डॉट प्लॉट करेंगे तो सबसे करेंगे ना, तो हम ये अलग अलग कर दिए, ठीक। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है बताओ, ड्यू टू Q1 चार्ज फ्लक्स ड्यू टू Q2 फ्लक्स ड्यू टू Q3 Q4 एंड Q5। इज इट ओके? इन सबको जोड़ें, क्योंकि हमें पता है ये डॉट प्लॉट करने के बाद ये सारे स्केलर में आएंगे, तो सबको बस हमें ऐड करना होगा। एज अ चार्ज Q4 एंड Q5 आर आउटसाइड द क्लोज सरफेस, फ्लक्स ड्यू टू देम क्या हो जाएगा भैया, क्लोज सरफेस क्या हो जाएगा, 0, उनको लेना ही नहीं है। समझ गए आप? नोटिस कर रहे हो कुछ? अरे सर ये तो फिर वही आ गया, समझ में आ रहा है, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। तो यही तो मैं कह रहा था, समझ में आया? तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन, और ये दोनों एक ही चीज को बताते हैं, दैट इज टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो E net is due to all the charges present outside and inside the Gaussian surface. If net flux is only due to charge present inside the Gaussian surface, तो इन्होंने वही इक्विपोटेंशियल करते करते हमने बोलना गॉसियन सरफेस। क्या कह रहे हैं, गॉसियन सरफेस। तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई यूनिफॉर्म शेप ना हो तो बड़ा आसान कर दिया इन्होंने, अभी सिखाऊंगा आगे चल के। कहा यार तुम स्फेरिकल मान लेना, एक इमेजिनरी, है ना, जिस पॉइंट पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो उस पॉइंट को तुम एक स्फेरिकल मान लेना, इमेजिनरी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। समझ में आ रहा है? और इससे चार्ज इनक्लोज्ड विल बी ऑलवेज क्यू नेट। समझ में आ रहा है? तो हम आउटसाइड वाले को नहीं लेंगे बेटा, इनसाइड वाले को ही लेंगे, ठीक। और फिर कह देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, किसी पॉइंट पी पर निकाल सकते। अभी दिखाऊंगा ये सब इस्तेमाल करना, परेशान नहीं होने का, अभी पढ़ो। तो ये हो गया, द नेट फ्लक्स की ओनली ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन। तो ये फॉर्मूला हो गया, ई नेट डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, अगेन ये इंटीग्रेशन है ना, डॉट डी ए। समझ गए? ये है तुम्हारा गॉस लॉ। अब कुछ ट्रू फॉल्स कर ले, सैचुरेट तो नहीं हो रहे हो, 1 घंटा हो गया लगातार पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है थोड़ा। चलिए कि ये फॉर्मूला फिर से रिपीट हो रहा है। अब मुझे बताइए, अगर क्यू इनक्लोज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी हर जगह, सही या गलत? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? अरे अपना आंसर बताओ, मैं अगर कोई रीजन पूछूंगा, अगर जो भी तुम आंसर बताओगे बताओ, क्यों फॉल्स, क्यों फॉल्स, क्यों बेटा बताओ, सोचो, कुछ भी बोलो, गलत बोलने पे कुछ नहीं हो रहा। फॉल्स क्यों, ट्रू या फॉल्स, कोई एक चूज करना पड़ेगा। हाँ भाई, क्यों फॉल्स, क्यों? आउटवर्ड में होता है 0, उससे क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इससे क्या मतलब है? हम तो कह रहे हैं अगर जो पूरी पूरी क्लोज सरफेस है उसके अंदर टोटल चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होगा या नहीं होगा? हाँ, होगा या नहीं होगा? इसका आंसर बड़ा आसान है। कह रहे हैं जो तुम टोटल चार्ज की बात कर रहे हो, तुम कह रहे होगे कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जितने भी चार्ज हैं उन सबका सम कर रहे हो ना, लेकिन चार्ज तो अंदर है, तो फिर उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो तुम्हारे चार्ज की वैल्यू को देख करके मैं ये कैसे बोल दूं कि उसका इफेक्ट ही नहीं है? तुम तो नेट सम की बात कर रहे हो ना, तुम तो सिर्फ ये फोकस करने की कोशिश कर रहे हो कि भैया नेट टोटल चार्ज 0 है। तुम ये तो नहीं कह रहे हो कि 2 कूलम का चार्ज जो प्रेजेंट था उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई ही नहीं, जो नेगेटिव चार्ज था उसने कूलम तो बनाई ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, दोनों ने बनाई अपनी अपनी। यही तो हो रहा होगा ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रेजेंट है लेकिन उसका नेट चार्ज 0 होने से फ्लक्स की वैल्यू आपने 0 बोल दी। तो वही कह रहे हैं कि हर जगह ऐसा होगा कि अरे कदों, अगर ये सरफेस है, मैं कह रहा हूं ये पॉजिटिव 2 कूलम है, ये निगेटिव 2 कूलम है, क्यू इनसाइड विल बी 0 बट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी व्हाट, पॉजिटिव 2 है, हर जगह हो जाएगी क्या 0 ये? एवरीवेयर लिखा है, नहीं हो सकता ना, उसका आपको फ्लक्स लिंकेज में कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, वो अपने में ही व्यस्त है। समझ में आ रहा है? तो ये महफिल में बैठ के भी हम किसी से बात ना करें, सिर्फ 2 लोग से बात करें तो हम कहाँ अपने में ही व्यस्त है ना, महफिल में है कि नहीं है? है ना?
तो बस वही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है हर जगह तो ये तो जीरो होना ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं प्रेजेंट है, मतलब कहीं नहीं, इसका ना चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है, चार्ज होगा तो उसका इफेक्ट होगा, जब चार्ज ही नहीं है तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो ये तो सम है, रिप्रेजेंट करता है, ये टोटल सम की बात कर रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इसका मतलब क्लियर कट बात हो रही है कि वहां चार्ज था ही नहीं, समझ में आ रहा है? तो उसका सम करने की क्या मतलब है, वो तो जीरो ही हुआ ना, तो ये ट्रू हो गया। क्यू इनसाइड जीरो देन फाई सी इज इक्वल टू जीरो, ये तो बताया, ये तो फ्लक्स तो इसी पे डिपेंड करता है, क्यू इनक्लोज अपॉन, तो ये वैल्यू ओरिएंटेड है इसलिए ये बात हो गई, इफेक्ट ओरिएंटेड नहीं है ये। फाई सी जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वही बात होगी, फिर से गलत हो गए, फिर से ये तो जीरो होने के लिए बस मुझे क्यू को जीरो करना है ना, लेकिन ये जीरो होने से, ये जीरो होने से इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, ये बात गलत, दोनों क्या हो गए, फॉल्स। ये सबसे अच्छा और क्विक तरीका है गॉस लॉ को वेरीफाई करने का कि तुम्हें कितना आया। मेन कंसेप्ट तो यही 4 पॉइंट है, ठीक है। एज ही कैन बी देयर ड्यू टू योर आउटसाइड स्टेटमेंट इज फॉल्स, वो भी बात सही है, कह रहे बाहरी चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, मैंने अंदर बताया बाहर से भी हो सकता है, ठीक है। तो E इनसाइड इज जीरो, क्यू स्टेटमेंट ट्रू है, ये तो कर लोगे तुम लोग यार, हैं आगे आओ। अब मैं एक बात कर रहा था, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब हम यहां शुरू कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है। तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, तुम लोग को ब्रेक दे रहा हूं, पता है क्यों? अब यहां से फॉर्मूले अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा तुम लोग को सोचना है कि तुमने जो पढ़ा वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक, क्योंकि इसका समझ नहीं आया। हाँ भाई चलो, ये समझ नहीं आया, मुझे ये बताओ, ये समझ में आया तुमको, ये समझ में आया यस और नो? नहीं आया ना तो वो पूछो पहले, उसी से ये बना है, मैं फिर से समझा दे रहा हूं, मैंने ये बनाया भी था। मुझे ये बताओ, ये 2 पॉइंट है सरफेस के अंदर है, इनका टोटल चार्ज क्या हो, क्यू इनक्लोज क्या होगा, +2 -2 इज इक्वल टू, चलो इनसाइड में बात करता हूं, ये होगा कि ये भी नहीं होगा, ये भी गलत बता रहा हूं क्या, ये तुमने खुद बनाई है। हाँ ये है कि ये कहीं और नहीं जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम यहीं अट्रैक्ट हो जाएगी, थोड़ा मोड़ा इधर जाएगी। फिर एक और बात बोल दी हमने, अच्छा ये बताओ, ये पॉजिटिव है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है कि नहीं हो रही है, नेट उसका इफेक्ट जीरो हो जाए, नेट उसका इफेक्ट जीरो हो सकता है, ये नहीं मना कर रहा हूं क्योंकि मैंने पढ़ाया है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है या नहीं है? तो अगर क्यू को सिर्फ देखेंगे, क्योंकि इस वाले क्यू को तो अंदर जोड़ेंगे नहीं, और जो इंफॉर्मेशन हमको दी जाएगी वो तो सिर्फ इतने की दी जाएगी, तो मैं ये कैसे कह दूं कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं? पहली बात तो अगर मैं इसको ना लूं तो भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। दूसरी बात, बाहर वाले की वजह से तो हमेशा हो सकती है, भले उसका इफेक्ट मेरे पे कुछ ना हो, बात इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है उसकी बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? ये उसी पे आधारित है। अब तुमसे क्यू छुपा लिया, तुमसे कह दिया फाई का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तुम कहोगे क्यू इन अपॉन, तो जब क्यू ही जीरो है तो ये जीरो कर दोगे तुम, तो आंसर तुम जीरो बताने लगोगे। तो जब ये भी तो वही बात कह रहा है, हाँ ये दोनों स्टेटमेंट एक ही हैं, बस अलग अलग तरीके से कहे गए। फिर से कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह, तो इसका भी वही एक्सप्लेनेशन है, नेट फ्लक्स जीरो होने से इलेक्ट्रिक फील्ड को ना मानना ये गलत बात हो जाएगी। लेकिन अगर अब मैं जो बोल रहा हूं सुन ध्यान से, अब कह रहे हैं कि कहीं पर मुझे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं मिली, ये क्या मैंने उड़ा दिया, कुछ बनाया होगा। मैंने कहा कि मुझे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को ही नहीं मिल रही दूर दूर तक, मेरा ये सरफेस तो है, मुझे एक भी फील्ड लाइन नहीं दिख रही, तो ये कैसे पॉसिबल है? ना बाहर कोई है, बाहर अगर कोई है भी तो उसका तो इफेक्ट जीरो है, ठीक, लेकिन अगर वो होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो नहीं होती, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट व्हेन द नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज जीरो, है ना? तभी तो ऐसा पॉसिबल है, कोई है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने का कारण क्या होता है भाई, कहां गया ये, नहीं ये कौन सा वाला पढ़ा रहा हूं मैं, ये वाला ही पढ़ा रहा हूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है ही नहीं कहीं, तो उसका मतलब है चार्ज ही एब्सेंट है, जब चार्ज एब्सेंट है तो तुम जोड़ोगे क्या, तो क्यू विल बी ऑलवेज जीरो, जब क्यू जीरो हो गया तो फिर फाई तो जीरो होना ही है ना। तो कह रहे हैं इसका वाइस वर्सा नहीं बोल सकते, कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो ये तो जीरो होगा ही फ्लक्स, लेकिन फ्लक्स जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं है कि वो जीरो हो जाए, ठीक है। और फिर ये भी कह सकते हैं मे और मे नॉट भी, अरे चार्ज भी एब्सेंट था तो फ्लक्स जीरो का मतलब क्या हुआ,
फ्लक्स जीरो का मतलब मैंने कहा चार्ज ही नहीं था, तब भी फ्लक्स जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी हो सकती है। लेकिन मैं कहता हूं कि नेट चार्ज जीरो था इसलिए फ्लक्स जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो भी सकती है। समझ में आ रहा है? इसलिए मे और मे नॉट भी। और कुछ? चलो इसको थोड़ा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, यहाँ डेरिवेशन स्टार्ट होगा। वैसे है आसान सारे, बस तुम्हें इक्विपोटेंशियल सब कुछ एक साथ अब ऐड होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा मैं ब्रेक दे रहा हूँ। क्योंकि इक्विपोटेंशियल जो सिलिंड्रिकल पढ़ाया था, अब फिगर पहचानो, इक्विपोटेंशियल पढ़ा के आया हूँ जस्ट, अब सब अप्लाई करूंगा। इक्विपोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जोड़ करके, तो उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक। ठीक है, ज्यादातर बात हम करेंगे हमेशा, बेटा दे दे इसको जरा। ठीक है, ज्यादातर हम बात यही करेंगे, डेंसिटी की बात करेंगे, ये सब बात करेंगे। थोड़ा हम ब्रेक इसलिए दे रहे हैं ताकि थोड़ा सांस ले लो, फिर तो पढ़ना ही है। एक और काम था मुझे इसमें पढ़ाने को, लो अभी नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ा देंगे। बहुत डेरिवेशन नहीं करवाएंगे, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, हम इतना ही कराएंगे जितने से तुम्हारा काम हो जाए। यहां तक जो पढ़ाया वो समझ में आया या वो भी नहीं आया, पहले ये बताओ। जाके इसको रिवाइज कर लेना, तो जितना आया उतना चला भी जाएगा। ठीक है, रिवाइज कर लेना इसको। शुरू करें? ज्यादा ब्रेक हो गया, 5 मिनट बहुत होता है यार। चल अच्छा आराम कर लो, हम भी बैठ जाते हैं, बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, खड़े रहेंगे तो पक्का पढ़ाते रहेंगे। सब मैच भी है, क्यों यार? 8 विकेट गिर गया, एक तो 281 पे 8, शुरुआत तो बहुत बढ़िया की थी लोग। हमें तो लगा आज लग रहा है 400 बना दें। नहीं, स्टार्टिंग में तो बड़ा स्टेबल चल रहा था, देखा था तुमने? देखते हो कहीं, पसंद है कि नहीं? अब तो पढ़ाई करते हैं। तुम्हारे सारे क्लास दोस्त तो आए नहीं, क्या नाम है उन सबका? कहा यार, छुट्टी काहे मार दी थे? अच्छा, मुझे लगा क्लासमेट हो तो। 46, 70, वो 2-3 विकेट लगातार गिर गए ना कुछों में, तभी इतना हो गया। चलो देखो, बड़ा आसान है, हो गया ब्रेक, बहुत आसान है, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। देखो ये स्टेटमेंट्स आप लोग पढ़िएगा घर पे जाके। हमने क्या लिया है, हमने एक वायर ले ली, वायर ले सकते हैं ना, वायर, उसकी लेंथ ले ली इनफाइनाइट, मतलब बहुत लंबी वायर, जैसे बुर्ज खलीफा जैसे एक टावर खड़ा कर दिया। ठीक, अब हमने उसमें से एक टुकड़ा लेंथ लिया एल, एल लेंथ के लिए हम देख रहे हैं। ठीक, बड़ा वायर लेने का रीजन क्या है? हाँ, यहां से यूनिफॉर्म आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी हर डायरेक्शन। ठीक है ना, ये सिलिंड्रिकल है तो कैसा बनेगा इक्विपोटेंट सरफेस भाई? सिलिंड्रिकल बनेगा कि नहीं बनेगा? वेरी सिंपल। फ्लक्स भी दिख रहा है यहाँ पर, क्या आप एरिया लोगे वो उस पर हमेशा आपको एंगल कितना मिलेगा? 0, क्योंकि साइड डायरेक्शन निकलेगी ना, तो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये आसान वाला केस हो गया, थीटा विल ऑलवेज बी 0, तो फ्लक्स निकालना इज वेरी इजी, ये करना है बस। ठीक है, ठीक है, वो भी आसान है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, मैं इसको एक लाइन का बना सकता हूँ, मुझे बताओ कितने सरफेस हैं इस सिलेंडर के, बताओ कितने सरफेस हैं? एक हो गया ये वाला सर कर्व वाला, एक हो गया टॉप, और एक हो गया, गलत कह रहा हूँ क्या कुछ?
बॉटल ले लिया, नहीं तो दिखाता, बॉटल उठाओ बेटा, तो बताएं, सिखा दें। आपका सिलेंडर ये है ना, इतना अच्छा सिलेंडर है, इसको ऐसे कर लो, है ना, ये रहा इसका टॉप, ये रहा इसका कर्व वाला हिस्सा, इसको कर्व सरफेस कहते हैं, और ये बॉटम रहा। समझ में आ रहा है? टॉप और बॉटम तो एक ही ओरिएंटेशन रहेंगे। अब ये कर्व में ही डायरेक्शन बदलेगी, एक बार लाइन ऐसे दिखेगी, एक बार ऐसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर डायरेक्शन जाएगी ना। अब लेकिन मुझे ये बताओ, हर बार ये 90 डिग्री पर है कि नहीं सरफेस के? बॉटल के 90 दिख रहा है ना ये, इसी प्रकार से यहां करके 90, समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने बोला हर जगह ये करते रहेंगे। सरफेस की 90 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ऐसे रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही आ रही है, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? थीटा इज 0। चलो, तो अब इसको समराइज करते हैं। तो हमने जो चार्ज डेंसिटी ली है वो क्या है? लैम्डा। क्या लिया है? लैम्डा। लैम्डा क्या है? हमारी चार्ज डेंसिटी, यानी कि टोटल चार्ज। अभी मैंने लेंथ कितना लिया? मैंने ले लिया L। मैं L लेंथ के लिए बात कर रहा हूं, इन्फिनिटी तक इसकी लेंथ है, ठीक। अब मुझे क्या करना है? अगर मुझे लैम्डा पता चल गया तो मुझे पता है कि मुझे Q निकालना होगा। दैट विल बी ऑलवेज सिंपल। क्या जाएगा? लैम्डा इंटू, है ना, मैंने Q क्या लिया? मैंने इतने पर Q ले लिया। अब मैं इसको dq बना सकता हूं जब मैं इसको छोटा कर दूंगा। मैंने इसकी वैल्यू फाइंड कर दी, ठीक। अच्छा चलो, मुझे ये भी नहीं आता तो मैं समझ में छोड़ देता हूं मैं इसको। मैं कहता हूं मुझे ये बताओ, Q इनक्लोज्ड जो मैंने सरफेस बनाया दिख रहा है तुमको सिलिंड्रिकल, तो इसके अंदर Q इनक्लोज्ड तो Q के बराबर ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट करूंगा तो इसका ये फ्लक्स के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? इक्वेशन नंबर 1 कैसे किया? अकॉर्डिंग टू, है ना, ये तुम्हारा Q इनक्लोज्ड भी हो सकता है ना। डेंसिटी तो हर जगह सेम रहेगी, ठीक। नाउ टेल मी अगेन, तो इसका मतलब गॉस लॉ का एक दूसरा फॉर्म भी है, फाई इज इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीए, है ना, ये भी तो होगा, ये भी ट्रू है। तो ये एरिया क्या है सर? सरफेस एरिया है। कितनी एरिया है सर इसकी? सिलेंडर की कितने एरिया हो सकती हैं सर? 3, 1, 2 एंड 3। एक कर्ड वाली होगी और 2 टॉप और बॉटम। तो यानी कि जो टोटल फ्लक्स होगा जिसका आपने फॉर्मूला बनाया है फाई टोटल, ये एक्चुअली 3 अलग अलग फ्लक्स जोड़ के बनेगा, है ना। तो ये टॉप प्लस फाई कर्व्ड और प्लस, है ना, गलत कर रहा हूं तो बताना मुझे। नाउ टेल मी, टॉप और बॉटम तो 0 आ रहा है फ्लक्स, कैसे पता? सर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर, इज इट ओके? तो क्या हो जाएगा भाई? टॉप और बॉटम तो 0 हो गए बिकॉज थीटा इज 90 बिटवीन एरिया। देखो अगर मुझसे पढ़ोगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी, किताब में यही चीज बड़ी लंबी चौड़ी होगी, लेकिन एक भी कंसेप्ट छूटेगा नहीं तुम्हारा इसमें, क्योंकि आपको मैंने इतना मेहनत करके सब कुछ बनाया, नींव अच्छी बनाई है, इसलिए हो रहा है। इतना आसान है नहीं, किताब खोलोगे दिखेगा इतना लंबा डेरिवेशन छोटी सी बात का, ठीक। मैं उसी डेरिवेशन छोटा कर रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है? इसको, ये इसी को 0 बना दे रहा है। यानी कि जो टोटल फ्लक्स है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ फाई कर्व्ड के कारण, समझ में आ रहा है? यानी अगर मुझे वो निकालना आ जाए तो मैं आसानी से कर सकता हूं। कितना फायदा हुआ अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर, कहां है मेरा इक्वेशन नंबर 2? ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 2। मैं कह सकता हूं Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E डॉट dA, जहां पर जो मेरा सरफेस एरिया होगा वो कैसा होगा? और ये क्लोज्ड सरफेस है। कैसा? गोला मतलब क्लोज सरफेस। इज इट ओके और नॉट? ठीक। अब बताओ कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है भाई? 2 पाई आर एल, है ना। क्या हो जाएगा? है ना। तो यहां से लिखेंगे टेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या भैया? कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म, ठीक भाई, ठीक। तो ई डॉट डी ए विल बी ई ए, है ना, क्योंकि ई क्या है? कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट होता है तो वो क्या आ जाता है बाहर? इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? डी ए। क्या बन जाएगा ये? ए। कौन सा ए? कर्व्ड वाला ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, आगे बढ़ते जाओ, खत्म हो रहा है ये। तो ये क्या हो जाएगा? एरिया, कौन सा एरिया? कर्व्ड एरिया, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q इनक्लोज अपॉन एरिया एप्सिलॉन, ये AC लिख रहा हूं, ठीक है, जगह नहीं है। तो AC क्या हो जाएगा 2 पाई R L, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी मेहनत से जो हम लोग डिराइव करते थे उसको मैंने कितने ही आसानी से कर दिया, 2 पाई R L एप्सिलॉन। लो भाई, इतने में ये खत्म हो गया। इज इट ओके और नॉट? अगर हम Q को कर दें तो Q क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन L आएगा, सॉरी लैम्डा इंटू L आएगा, ये करा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा भैया बताओ, लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, हाँ सॉरी एप्सिलॉन नॉट भी होगा। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है तुम्हें, दैट विल बिकम व्हाट, K। तो विल से दिस कैन बी रिटन एज 2K लैम्डा अपॉन R, 2K लैम्डा अपॉन R। R क्या है, वो दूरी। समझ में आया? अब देखो ये सब सीखना पड़ेगा, इतने प्यार से पढ़ा रहा हूँ, आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, और चप्पल भी उधर गई। ये देखो, ये मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, उतने में ही हो गया। मैं ये इतना छोटा डेरिवेशन इसलिए करता हूँ ताकि तुम लोग मोटिवेटेड रहो पढ़ने के लिए, तो भाग जाओगे। ये पूरा कंप्लीट डेरिवेशन है, ठीक है। द आंसर इज सेम ना, ठीक है। तो ये हुआ, गॉस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर बट ओनली इन हाईली, देखो ध्यान से क्या लिखा है, हाईली सिमेट्रिक प्रॉब्लम इट इज पॉसिबल टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। इसीलिए हम लोग गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज अंडर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। समझ में आया? अब कुछ स्पेशल केसेस। अब हमने कह दिया भैया एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनफाइनाइट हॉलो कंडक्टिंग वायर। अब हमने अभी पतला सा वायर लिया था ना, अब बदमाशी कर रहे हैं। अब कह दिया ये खाली बॉटल देख रहे हो, इतनी मोटी वायर अंदर से खाली खोखली है, तो सरफेस कहाँ, चार्ज कहाँ होगे, सरफेस पर, और कहीं हो सकता है क्या? अरे भाई जहां जगह होगी वहीं तो रहोगे, जहां है ही नहीं वहां कहाँ रहोगे? तो यानी कि चार्ज इनसाइड दिस हॉलो सिलेंडर, इसको हॉलो सिलेंडर बोलते हैं, सही तरीका बोलने का ये, ठीक है। कंडक्टिंग वायर का मतलब, कंडक्टिंग वायर का मतलब समझ लो, चलो कंडक्टिंग का मतलब होता है चार्ज प्रेजेंट एट सरफेस ओनली। ध्यान रखना इसका। अगर ये सॉलिड वायर भी होता और मैं वर्ड लिख देता कंडक्टिंग वायर, अंदर से खाली है ना, खाली नहीं होता, जैसे ये सॉलिड पेन है ऐसे ही रहती, लेकिन मैं बोल देता कंडक्टिंग वायर है। तो जब भी करंट कंडक्ट होता है ना, तो सरफेस पर ही चार्ज होते हैं और कहीं नहीं होते। चार्ज में सरफेस से फ्लो होते हैं, वो अंदर से नहीं फ्लो होते। इसीलिए जितने वायर होते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन के, उनको पतला पतला काट देते हैं और फिर उनको लपेट देते हैं एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि हम जितना मोटा वायर करेंगे कुछ फायदा नहीं होगा, सरफेस से ही सारे चार्ज फ्लो करेंगे। समझ में आ रहा है? तो जब उनको पतला कर दोगे तो उनके पास जगह ही उतनी, पतला कर देंगे तो एरिया बहुत कम हो जाएगा ना, तो हम पूरा का पूरा सरफेस का यूज कर लेंगे, चार्ज भी हो गया, मटेरियल भी खराब नहीं हुआ, और ढेर सारे वायर हमने ऐसे करके सबको लपेट दिया। इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन निकाल लेते। समझ में आया? तो चाहे कंडक्टिंग सॉलिड वायर हो चाहे हॉलो हो, दोनों केस में इनसाइड तो चार्ज जीरो ही होगा, ठीक है। चार्ज विल बी प्रेजेंट ओनली एट द सरफेस। व्हाट इज दिस लैम्डा? लैम्डा इज रिप्रेजेंटिंग द डेंसिटी, है ना। तो अब वही है, आपने जितनी लेंथ ली, आपने एल लेंथ ली, तो एल लेंथ का जो भी चार्ज होगा, है ना, तो यानी Q इज इक्वल टू Q इनक्लोज कह लो, है ना। ये Q इनक्लोज कह सकता हूं क्या? इनसाइड इज नथिंग ना यार, है ना। Q की बात करो, Q इज इक्वल टू लैम्डा, है ना। तो व्हेन R इज लेस देन, जो स्मॉल r होता है, देखो ये भी बता देता हूं, R रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ पॉइंट एट विच वी आर कैलकुलेटिंग। क्या कैलकुलेट करना, जो भी कैलकुलेट करना है, ये सब छोटी छोटी बातें पता ही होनी चाहिए तुम लोग को, है ना। लिख दी, जरूरत नहीं थी, लिख दी। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट हॉलो कंडक्टिंग वायर, द रेडियस r हैज लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा व्हेन स्मॉल r इज लेस देन, यानी जहां हम खड़े हैं वो रेडियस से कम दूरी है सेंटर से, तो हम चार्ज जो से आपकी हॉलो वायर है उसके अंदर खड़े हैं,
हम कहाँ खड़े हैं? अंदर। कौन सा दिखेगा यार? ये तो दिखेगा। देखिए सेंटर है, ठीक है, यहां से ये दूरी है तेरी रेडियस, और तू खड़ा कहाँ है? तू यहाँ खड़ा है। ये दूरी क्या है? स्मॉल आर। तुम अंदर हो या बाहर हो? कंडक्टर तो ये रहा ना, ये ब्लू कलर है ना, ये स्काई ब्लू है ना, तो वो जो ब्लू एरिया है ये रिप्रेजेंट करती है जहां पर मटेरियल है। तुम उसके अंदर चले गए, तो अंदर जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या? नहीं। तो इनसाइड क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वायर एट स्मॉल आर, ये सब पढ़ लेना यार, है ना। क्यू इनक्लोज्ड इज जीरो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। जो भी मेरा गॉसियन सरफेस है जहां मैं खड़ा रहूंगा, मैंने क्या सीखा? जहां खड़े रहोगे वहीं से अपना बना लेना। तो तुम्हारा जो सिलेंडर वो ब्लैक वाला है, तुम्हारे सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज है? नहीं। जब चार्ज नहीं तो फ्लक्स नहीं, चार्ज नहीं तो फ्लक्स नहीं, ठीक है। तो अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ करो, क्या हो जाएगा? ई डॉट डी ए, है ना, इज इक्वल टू क्या जाएगा? फाइव, विच इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन, सॉल्व करो, सॉल्व करो, खुद से करोगे तभी तो समझ में आएगा यार। तो E इंटू टू पाई आर एल, अब इसमें ध्यान देना, ये हम अब दोबारा नहीं बताने वाला। पाई टोटल के रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सिर्फ कर्व्ड टॉप या बॉटम भी होंगे क्या? क्योंकि अभी बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो है, अगर आपको एंगल निकालना हो तो बस इसी लाइन को खींच दिया करो। तो फिर से वही बात करेंगे, कर्व वाले की वजह से ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? E इज कांस्टेंट, तो E बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए दैट विल बिकम टू पाई स्मॉल आर। इस बार देखो जो मेरा कर्व है वो छोटे रेडियस से है ना, तो मेरा जो फॉर्मूला बन जाएगा ये हो जाएगा जीरो, तो हो जाएगा E इंटू टू पाई स्मॉल आर एल इज इक्वल टू जीरो। सो E इज व्हाट? मैग्नीट्यूड वाइज क्या इफेक्टिवली जीरो हो गई। मैंने कमेंट नहीं किया, नोटिस कर रहे हो, मैंने कहीं नहीं बोला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में जीरो है ना। मैं बड़ा ध्यान से पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं अभी पीछे पढ़ा के आया हूँ ना। क्यू इज एब्सेंट, क्यू अगर एब्सेंट, मेरे पास कंडीशन मुझे पता है। देखो ध्यान से, मैं कब कॉन्फिडेंटली कहता हूं कि ये वेक्टर में भी ये जो तुम्हारा ये पूरी वैल्यू ये जीरो कैसे? बिकॉज क्यू इज एब्सेंट, क्यू एब्सेंट है, सम जीरो नहीं बोल रहा हूं, क्यू इज एब्सेंट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। तो वो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब जब हमने आर की वैल्यू बढ़ा दी, मतलब जहां मैं खड़ा हूं, याद रखना ये जो ब्लैक बनाता हूं ये हमेशा गॉसियन सरफेस है, वो जो तुम्हें बनाना सिखाया था, मैंने कहा था जहां खड़े हो ना वहीं पर अपना सरफेस, जैसा भी केस है, अगर तुम स्फेरिकल को डील कर रहे हो तो तुम स्फीयर बनाओगे, तुम सिलेंडर को डील कर रहे हो तो तुम कैसा सरफेस बनाओगे? सिलेंडर के लिए बनाओगे ना, कि तुम प्लेन बना दोगे? भाई ये सब चीजें ना एक ही पोटेंशियल से आ रही हैं, इसलिए दिक्कत हो रही होगी कि कैसे डिसाइड करना है कि सिलेंडर ही बनाना। बेटा हम इसको देखते हैं, सोर्स, हम सोर्स पे जाते हैं। ये एक वायर है या एक सिलेंडर है, सिलेंडर है तो सिलेंडर ही बनेगा ना आगे की तरफ, और अगर ये पेपर होता तो मैं पेपर बनाता, समझ में आ रहा है? और अगर स्फीयर होता तो मैं स्फीयर बनाता। ओके, तो ये तीन ही टाइप पढ़ा है, तीनों आपको यूज करने हैं। ये मैं हटा देता हूं, ये जो लिखा हुआ है ना ये मैं हटा देता हूं, इसकी जरूरत हम लोग को नहीं है। यार माउस कहाँ है मेरा? अरे माउस नहीं है यार, टाइम खराब हो रहा है ना। टाइम हो गया क्या क्लास का? चलो ये पढ़ा के छोड़ देंगे घबराओ, ये आखिरी है। वैसे हम लोग ने आज अच्छी खासी मेहनत करी है, काम भी आएगा आप लोगों की। अच्छा ये बताओ, चलो छोड़ो, जब तक मैं ये कर रहा हूँ ये बताओ, टॉप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के होगी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉप पर क्या फ्लक्स होगा क्या? सिर्फ अब तो हट गया ना, कर्व वाला ही सिर्फ काम आएगा, बाकी सारे क्या है? 90 डिग्री पर है, इसलिए उनका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हम चाहें तो डायरेक्टली इसको कर्व से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये हट इतने में तो लिख लेंगे हम लोग। चलो, तो यहां पर जो हमारा सिनारियो बन रहा है, फिर से देखेंगे। इस बार जहां हम खड़े हैं उसकी दूरी तुम्हारे सेंटर से ज्यादा है या कम है? तो सर सेंटर से दूरी ज्यादा है और रेडियस कम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमको एक्सपीरियंस होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर चार्ज होता है वहां से बाहर की तरफ होती है ना, या अंदर की तरफ भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव होगा तो बाहर और निगेटिव होगा तो, यानी कि अब यहां पर जो लोग खड़े हैं, जो कर्व सरफेस वाला है, उनको एक्सपीरियंस होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर। और अगर मैं कहता हूं कि मैंने ये लेंथ एल ली है ना, इस एल लेंथ के लिए जो भी चार्ज इंक्लोज है उसके लिए फॉर्मूला बड़ा आसान है,
लैम्डा इंटू एल कर दो, लैम्डा डेंसिटी होती है, जितनी लेंथ लोगे उतनी लेंथ के लिए आ जाएगा। तो ये हो गया, यानी चार्ज भी निकाल लिया। यानी अब मैं इससे कोई पूछेगा कि ये जो तुमने बनाया अपना नया सिलेंडर, ये गॉसियन सरफेस, इसके अंदर कितना चार्ज है, तो मैं कहूंगा कुछ मत करो, ये कर लो। यानी चार्ज इज नॉट जीरो, चार्ज जीरो नहीं है। तो भैया गॉस लॉ के हिसाब से ही अगर हम निकालेंगे तो फाई टोटल विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो विच इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। इतना तो कर लेंगे। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। फिर फाई टोटल का दूसरा जो फॉर्मूला है तो क्या हो जाएगा, फाई टॉप प्लस फाई कर्व्ड, है ना, प्लस फाई बॉटम। तो सिंस वी नो दैट टॉप और बॉटम से क्या हो जाएगा, थीटा इज 90, सो फ्लक्स इज 0, फाई इज 0। तो वी कैन इजिली से कि फाई टोटल इज इक्वल टू फाई कर्व्ड which can be written as E dot dA with curved, है ना, कर्व्ड एरिया। तो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड सर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, और ये हो जाएगा डीए, ये हो जाएगा तुम्हारा कर्व्ड। तो क्या करेंगे, तो ए आ जाएगा, ए की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, कर्व, है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई, फाई टोटल इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई, जो भी तुम्हारा पोजीशन है तुम उसी का कर्व लोगे ना, कि तुम इसका ले लोगे, अरे जहां आप खड़े हो बेटा उसका ही कर्व लोगे, ठीक है। तो 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल इज इक्वल टू, अब यहां से आप निकाल सकते हैं वो वाला फॉर्मूला। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बना लो। ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर, ये था मेरा इक्वेशन नंबर 1। इनको इक्वेट कर दो, तो E इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। आंसर निकाल लेंगे। तो क्या करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, लैम्डा एल अपॉन, एल से एल काट दो ना यार, लैम्डा एल क्या, ठीक है। तो ये जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो मैंने कहा 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का डिवाइड करूंगा, दिस बिकम्स 2। अब यहाँ 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के लैम्डा अपॉन, अरे ये तो सेम आ गया सर, हाँ बेटा सेम ही आता है। तो वायर हो या सिलेंडर हो फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। अरे मेरे भाई तुम वायर ले रहे थे, थिन वायर ले रहे थे, तब भी तो तुम्हारा जो बन रहा है वो सिलिंड्रिकली बन रहा है। तुम थोड़ी दूरी पे ले लोगे, बस इनसाइड ही तो जीरो होगा, इनसाइड ही तो जीरो होगा, आउटसाइड में तो वायर की तरह ही काम करेगा ये, ठीक है। अगर किसी बदमाश ने कह दिया, है ना, गुड्डू बदमाश आ गया, कह रहे हैं नहीं सरफेस का बताओ, कोई कहते ये तो दोनों का समरी है, वी डोंट नीड दिस, हम थोड़ा और कुछ पढ़ेंगे जो नहीं लिखा हुआ है। ये नहीं हटेगा क्या, नहीं हटोगे, चलो कोई बात नहीं, है ना। अब हम कह रहे हैं अरे ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कलर ही चेंज कर दूंगा मैं, कलर चेंज कर दूंगा, दिखेगा कैसे नहीं, एट सरफेस। यानी मैं कहना चाह रहा हूं स्मॉल आर ही कैपिटल आर है, गंगाधर ही शक्तिमान है, समझ गए। तो स्मॉल और कैपिटल आर हो गया, तो क्या फर्क पड़ेगा सर, क्यों इतनी मेहनत करवा रहे हो, 50 बार एक चीज करवाओगे क्या, 2 पाई ये कर दो, और यहां आ जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लो खत्म हो गया। यानी देखा जाए तो अगर हम लोग कुछ ना करें तो हम चाहें तो बस इसको यहां पर कैपिटल आर कर दें, द फॉर्मूला बिकम सेम। तो दिस इज एट सरफेस, समझ में आ रहा है, ओके। तो आपने ये पढ़ लिया, हॉलो कंडक्टिंग वायर का केस अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। ये इसकी समरी है, देख रहे हो ये क्या लिखा हुआ है, अरे ये तो सेम आ गया, ठीक है। इनसाइड इज 0, तो स्टार्ट कहां से करेगा, यहां से, फिर आर तो डिनोमिनेटर सबसे कम यही है, इसके बाद आर की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि दूरी तुम्हारी बढ़ रही है, तो ये डिक्रीज करेगा, है ना, इस तरीके से, समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा खत्म हो गया, यही रुकेंगे आज, है ना, ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ूंगा। समझ में आया क्या जो पढ़ा हम लोग ने, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ के आना अगली क्लास में। अगला हेडिंग तुम कर सकते हो लेकिन कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा। इनसाइड वाला मैंने जो पहले ही बता दिया, ये पता है, ये तुम्हें अभी इनडायरेक्टली बताया ना, नॉन कंडक्टिंग वायर। नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा सर, हर जगह होंगे चार्ज, चार्ज क्या अब हर जगह होंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें हमें चार्ज डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे वॉल्यूम में है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है, तो वो करके दिखाएंगे। चलो अगली क्लास में करना, कोई बात नहीं, जाओ, थैंक यू।